अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। यू वाचिंग मी ऑन समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट रिव्यू, अनदर सोलो हॉट रिव्यू। जैसे आप में से कुछ लोगों ने कहा कि ये ख़बरनामा टाइप होता है और ये बोरिंग रिव्यू होता है, तो मुझे माफ़ कर दें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आमना अभी अभी आज कुछ देर पहले न्यूयॉर्क पहुंची है, मेरी बात उनसे हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली तो खुशी की बात यह है कि वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं खैर खैरियत से, और उनको बिल्कुल भी कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी कराची से भी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे उड़ी, फिर दुबई से भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे उड़ी। मैं ट्रैक भी कर रहा था, फिर मेरी उनसे बात भी हो गई जब वो लैंड की। बहरहाल तो अभी वो क्योंकि अभी अभी पहुंची हैं न्यूयॉर्क, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनको तंग करूं और मैं उनको बोलूं कि नहीं आमना, आप सारे काम छोड़ दें और आप सेटल इन भी ना हो और आप अनपैक भी ना करें, बल्कि आप घर भी ना जाएं, आप फ़ौरन से कॉल पे आ जाएं और मेरे साथ रिव्यू करें। तो इसलिए आपको एक और बार मुझे अकेले को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको बोर ना करूं। कोशिश ही कर सकता हूँ मैं, इसके अलावा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं वादा करता हूँ। कोशिश करूँगा कि आप बोर ना हो। और इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ जाएं और रिव्यू का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले आज आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑफ कोर्स आज अर्ली मॉर्निंग, आज मीन्स वी रिकॉर्डिंग दिस ऑन, आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन वेंसडे। सो आज 8 तारीख की सुबह सुबह एक जो खुशखबरी हम सबको मिली वो ये कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा लग रहा था कि एस्केलेट होने जा रही है, वो डी एस्केलेट हो गई। और उसमें पाकिस्तान ने एक बहुत कलीदी रोल एक प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो जंग रुक गई। अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे ख़बरों को और इस पूरी डेवलपमेंट को, तो कल शाम में, हमारी शाम में, पाकिस्तान की शाम में, विच इज़ ट्यूसडे 7 अप्रैल, तो जो अमरीकी सदर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, उन्होंने, उनका एक प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, वहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट की जो कि बहुत सारे दिलों को दहला देने वाली एक पोस्ट थी कि आज रात, यानी कि गुज़श्ता रात, माइट बी द एंड ऑफ अ सिविलाइजेशन। अब आप इस बात से इस मामले की सीरियसनेस का मेरे ख़्याल में बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात इतनी सीरियस थी। पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई थी इस डेवलपमेंट के ऊपर। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कल रात को, गालिबन आई वाज अबाउट टू स्लीप एट दैट टाइम, इट वाज 2 AM। सो जब वो शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आया कि वो रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से और अमेरिका से कि वो डेडलाइन एक्सटेंड कर दें 2 हफ्ते, और ईरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दें, तो मुझे उस वक्त काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन यकीन जानी हुई, क्योंकि मुझे उस वक्त लग गया था कि चलो यार, ये इतनी बड़ी जो ये डेवलपमेंट हुई है और ये जो ट्वीट की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, ये ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन के बाद ही की होगी, क्योंकि कोई भी वज़ीर आज़म इतने बड़े मुल्क का ऐसे ही कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर देता। बाद में इस बात के ऊपर बहुत, आई एम सॉरी, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो रही है, आप में से कुछ लोग शायद इसको माइंड भी करें, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग इस बात को समझेंगे और अप्रीशिएट करेंगे कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस, कि जो जंग होने जा रही थी और जिसके असरात ऑलरेडी हम देख रहे थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि उस दिन जब मैंने मिडल ईस्ट की बात की और दुबई की बात की और दीगर मिडल ईस्टर्न ममालिक की बात की, तो वहाँ से मुझे फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और फीडबैक आया कि जिस तरह के मुश्किल चैलेंजेस से वो लोग गुजर रहे हैं। सो या बट जब वो ये सब कुछ हुआ और वज़ीर आज़म की वो आई ट्वीट, और उसके बाद एक बड़ा हंगामा ये भी बरपा हुआ कि वज़ीर आज़म की जो ट्वीट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान PM स्टेटमेंट फॉर एक्स और ऑन एक्स। तो उसके ऊपर जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं, जो कि ना सिर्फ बॉर्डर के उस पार हैं, बल्कि मुल्क के अंदर भी बहुत सारे हमारे दुश्मन मौजूद हैं हमारी सफ़ों में, जैसे आपको बखूबी अंदाज़ा होगा, उन्होंने उस बात का एक मुद्दा बना लिया कि जी ये तो किसी ने इनको ड्राफ्ट करके दी है ट्वीट, और ये तो इनको किसी ने लिख के दी है, और ये तो प्री प्लान था, ये वो ऑल ऑफ दैट। तो उसकी भी अब अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल में बड़ी हद तक आ गई है, मुझे जहाँ तक पता चला है। और खैर, इट इज़
ऑब्वियसली कॉमन सेंस एंड कॉमन नॉलेज ऑल्सो कि इतने बड़े पैमाने पे जब निगोशिएशंस हो रही होती हैं और जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो कोई भी इंसान, कोई भी किसी भी मुल्क का सरबराह ख़ुद से इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं पास कर देता। वो स्टेटमेंट आप ऑब्वियसली जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं और फिर आप वो अपने प्लेटफॉर्म से जारी करते हैं। बिलफर्ज अगर ये मान लिया जाए कि वो स्टेटमेंट अगर किसी ने उनको टाइप भी करके दी या उनको लिख के भी दी तो उसके पीछे भी अगर आप जाएं तो बहुत उसकी शाखें निकलती हैं। तो खैर ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। इट्स जस्ट बीन अ वेरी हैप्पी डे एंड एक्साइटेड डे फॉर ऑल ऑफ अस हियर इन पाकिस्तान। आई एम श्योर कि आप भी दुनिया के जिन दूसरे ममालिक में मौजूद हैं और आप ओरिजिनली यूर फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज हमें और भी नेशनैलिटीज़ के लोग देखते हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो हैव फेल्ट रियली प्राउड टुडे कि इतनी बड़ी जो एक जंग होने जा रही थी पाकिस्तान ने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसको डी एस्केलेट करने में। इसकी अगर आप आज, मेरा फॉर्मर एम्प्लॉयर है मेरे, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार जहाँ पे मैंने काफ़ी साल काम किया, उनकी आज हेडलाइन थी वो वायरल हुई और पूरी दुनिया में लोगों ने उसको शेयर किया, अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान सेव्स अ सिविलाइजेशन, समथिंग अलोंग दोज लाइंस। तो वो वही बात कि जो सदर ट्रंप ने पोस्ट लगाई थी कि आज शायद एक सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दिया जाए। पाकिस्तान ने अपने रोल प्ले करके और अमन की बात करके और मीडिएट करके और अमेरिका और ईरान के बीच में एक पुल का जो एक किरदार अदा किया, उसकी बदौलत वो जंग रुकी। तो ज़ाहिर सी बात है हमने, पाकिस्तान ने, हम सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह, चले हमने तो नहीं लेकिन हमारी हुकूमत ने और जो लोग उस पर काम कर रहे थे उन्होंने एक सिविलाइजेशन को बचाया। बट हम भी क्रेडिट लेंगे उसका, यार हमारे लोग हैं, हमारा मुल्क है। सो इट्स जस्ट ओवरऑल बीन अ हैप्पी डे। इसके अलावा हॉट बाइट्स के एक दो टॉपिक्स इकट्ठे हुए हैं। आमना के बगैर मज़ा नहीं आता हॉट बाइट्स के टॉपिक के ऊपर बात करने का। ये तो खैर आज एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में ऐसा हो नहीं सकता था कि बात ना करें। लेकिन आमना एक बार इंशाल्लाह जब न्यूयॉर्क में सेटल हो जाएंगी तो फिर उनके साथ एक वीडियो मुझे उम्मीद है कि हम रिकॉर्ड करेंगे अगले एक दो दिनों में, जिसमें हम जो हॉट बाइट्स के टॉपिक इकट्ठे हुए हैं उसके ऊपर भी बात करें। आमना जब जा रही थी मैंने आपको बताया था कि चौधरी साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ इंटरव्यूज़ करने की। तो सो फार होपफुली इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड आई विल बी डूइंग 2 इंटरव्यूज़। अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, ना मैं डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैं किन का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, बिकॉज आपको भी पता है कि लास्ट मिनट पे भी रीस्केड्यूल हो जाती हैं चीज़ें। बट आई एम होपफुल कि ये दोनों इंटरव्यूज़ हो जाएंगे और दोनों मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ हैं। तो ओवर द कोर्स ऑफ द वीकेंड, आज आप ये देख रहे हैं रिव्यू हमारा थर्सडे को, तो सैटरडे और संडे को मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट इंशाल्लाह आप एक इंटरव्यू देखेंगे जो मैं करने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मंडे को भी आप एक इंटरव्यू देखेंगे। तो संडे एंड मंडे बोथ डेज आई एम होपफुल इंशाल्लाह दैट आई विल बी ब्रिंगिंग फॉर यू 2 interviews with 2 obviously different celebrities which I am excited for। तो आप बताइएगा अपना फीडबैक उन इंटरव्यूज़ के ऊपर। फ़िलहाल आप ये देख रहे हैं थर्सडे को रिव्यू। और हाँ, ऑफ कोर्स सैटरडे को मैं और आमना आपके साथ हॉट बाइट्स भी तो करेंगे। ओह ग्रेट। तो सैटरडे को रिव्यू आपको मिलेगा, बिकॉज फ्राइडे इंशाल्लाह आमना एंड आई विल रिकॉर्ड द एपिसोड्स जो वेडनेसडे थर्सडे को आती हैं। सो एक और पाकीज़ा, मोम्मा और शरपसंद को रिप्लेस करने जा रहा है मिर्ज़ा की हीर। इन 3 ड्रामों की एपिसोड्स के ऊपर जो हमारा रिव्यू है वो इंशाल्लाह सैटरडे को आएगा। वो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आमना के साथ ही आएगा। और फिर उसके बाद संडे को आप इंशाल्लाह एक इंटरव्यू देखेंगे और होपफुली इंशाल्लाह मंडे को भी आप एक इंटरव्यू देखेंगे। अल्लाह खैर करे। ठीक हो गया। आज बहरहाल ख़वातीन और हज़रात आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ मंडे ट्यूसडे के ड्रामे लेके। मंडे ट्यूसडे के ड्रामों में आता है जी कफ़ील की 2 एपिसोड्स आई इस हफ्ते। उसके अलावा 2 एपिसोड्स आई सिर्फ शबाना की, और उसके अलावा 2 एपिसोड्स आई मेरे, आपके, हम सब के बहुत ही पसंदीदा ड्रामे गुलाम बादशाह सुंदरी की, जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से ऐसे लग रहा है आगे बढ़ रही हैं। तो ये 3 ड्रामे, और इन 3 ड्रामों के बारे में हाँ काफ़ी कुछ है बात करने के लिए।
और मैं कोशिश करूँगा कि बीच में जो आपका फीडबैक आया इन ड्रामों के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर, और ना सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर बल्कि जो उनके रिस्पेक्टिव टीवी चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर भी जो फीडबैक आ रहे हैं इन ड्रामों के ऊपर, कोशिश करेंगे कि उसको भी आज के रिव्यू में इनकॉर्पोरेट करें। और यासीन हम ब्रेक लेते हैं इसमें या नहीं लेते? सोलो रिव्यू में लेते हैं हम? यासीन है ना बैठा हुआ, तो यासीन लेते हैं। तो यासीन ने कहा कि हम ब्रेक ले लें, तो एक छोटी सी टाइल ब्रेक लेते हैं। टाइल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी जो एनर्जी होगी उसको आप इंजॉय करेंगे। और हालांकि प्रेशर मेरे ऊपर बहुत है, गुलाम बादशाह सुंदरी को अकेले रिव्यू करना हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज का रिव्यू आप इंजॉय करें। कहीं जाएगा मत, मैं अकेला आपको मिलूंगा एक छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी सिर्फ शबाना से शुरू करते हैं। इश्क से भर गया। बात ये है, हक सच की बात है, सिर्फ शबाना को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने इस हफ्ते भी ये जो 2 एपिसोड्स थी उनको एंजॉय किया, और उन 2 एपिसोड्स को एंजॉय करने का जो प्राइमरी रीज़न मेरे लिए था वो ये था कि जिस तरह से शबाना और बिलाल बावले का जो रिलेशनशिप ग्रो किया या जिस तरह से वो मूव फॉरवर्ड किया, वो मुझे बहुत एंडेयरिंग लगा। आई थिंक आजकल द वर्ड ऑफ एवरी रिव्यू इज़ एंडेयरिंग। इनफैक्ट एंडेयरिंग का लफ्ज़ हमने पहले भी जो इस्तेमाल किया है वो दुराब के कैरेक्टर के लिए किया, दुराब की परफॉर्मेंस के लिए किया। बट येट अगेन आई थिंक जो वो इट्स नॉट सो मच एज द प्रपोजल, जो वो प्रपोजल हुआ, मंगनी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद एक सीन था, आपको याद होगा, जब बावला बाइक पे होता है और उसकी मुलाकात हो जाती है शबाना से, एंड वो कहता है कि मुझे कॉल कर लेना, 2 बार आई लव यू बोल देना। आज मुझे कॉल करके 2-3 दफा आई लव यू बोल देना। क्या? क्योंकि अम्मा शक करती है, अम्मा को लगता है कि तुमने मुझे फंसा लिया है, ये वो। और उसके बाद वो कहती है चलो ठीक है पिक्चर खींच लेते हैं। सो जब वो शबाना पिक्चर खींच रही होती है, मैं चाहूँगा यहाँ पे वो इंसर्ट ऐड हो, जब वो पिक्चर खींच रही होती है, इन द वे दैट बिलाल बावला लुक्स एट हर इन दैट मोमेंट, आई वाज लाइक यार दुराब ने इतना अच्छे तरीके के साथ, वो इतना खूबसूरती के साथ वो एक्सप्रेशन दिया है। हालांकि there's no dialogue there, it's not like एक ओवरली एक्सप्रेसिव चेहरा था दुराब का, बहुत एक सटल सा रिएक्शन था। इनफैक्ट ऐसे लगता है कि वो बहुत एकदम बावला जो बहुत यूजुअली एक्साइटेड होता है या बहुत सारी बातें कर रहा होता है या यूजुअली जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, वो एकदम काम डाउन हो गया है या खामोश हो गया है। बट उस खामोश होने में एक खूबसूरत इमोशन था जो पता नहीं आपने महसूस किया या नहीं महसूस किया, लेकिन मैंने बड़े स्ट्रांगली वो महसूस किया, एंड आई रियली लव्ड इट। एंड वो फिर उसका वो जो चेहरा है, वो जो तासुरात हैं वो वैसे ही रहते हैं। शबाना चली जाती है और उसका बाप आ जाता है, और बाप जब उसको देखता है एंड सडनली यू रियलाइज दैट बिलाल इज़ नाउ अ चेंज्ड पर्सन। जो वो बाप की वेस्ट कोट और बाप का कुर्ता पहन के घर से निकला और उसको लगा कि अब वो बाप बन गया है, मतलब एज इन अपने बाप के अपने वालिद की तरह हो गया है। दैट्स नॉट इट। वो एक्चुअली अब जो कहते हैं ना कि यार जब आपकी शादी होती है या होने वाली होती है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ जाती है, जो माँ बाप यूजुअली हम ड्रामों में भी देखते हैं कि एक पेट डायलॉग होता है कि यार वो लड़की आएगी इसको सुधार देगी, तो वो लड़की अभी उसकी ज़िंदगी में एंटर ही हुई है और ऐसा लग रहा है कि बावला सुधरने जा रहा है। वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि ये मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे जो प्रपोज़ल था शबाना का, उसके ऊपर जो बावले का रिएक्शन था, वो मुझे बहुत क्यूट लगा। मुझसे शादी कर लो तुम। है तो ये मुझे जो चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो एंड में जब हम उस मोड़ पे पहुंचते हैं कि जहाँ पे वो लड़का सडनली अपेयर करता है शबाना के कमरे में, एंड शबाना डजंट इवन नो हु दैट बॉय इज़, एंड वो शादी ऐसे लगता है क्योंकि क्लिफ हैंगर है सॉर्ट ऑफ के ख़त्म हो गई या टूट जाएगी, बल्कि टूट गई है आई थिंक, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में हम देखते हैं कि शबाना बिलाल को भी यही कह रही है कि तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से बस। और बिलाल अपनी माँ को ये कह रहा है कि अगर वो उसने मुझे धोखा देना होता तो फिर वो मुझे पैसे क्यों देती। तो शादी करने के लिए वो पैसे मुझे क्यों देती? बावले जो हो तुम। क्योंकि अपेरेंटली, और ये एक जगह एपिसोड में डिस्कशन हुई भी, आई थिंक शबाना ने बोला कि मैंने वो चेक जो है वो तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है।
तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हारा चेक डिपॉजिट करवा दिया है मैंने, अभी नहीं मिल सकती, जाओ। जब बिलाल उससे रात को मिलने को आता है, तो वो जो एक था ना कि यार यूर एंटिसिपेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि यार अच्छा ये दोनों की जब शादी हो जाएगी तो इनका रिलेशनशिप कैसा होगा, वो एकदम आपने जो एंटिसिपेशन थी उसको बदल दिया, उसको तब्दील कर दिया. सो नाउ यूर थिंकिंग, आई एम थिंकिंग कि यार अब क्या होगा, अब मेरा उतना इंटरेस्ट रहेगा इस ड्रामे में या नहीं रहेगा. मतलब ये मुझे लगता है कि अब राइटर और डायरेक्टर के लिए एक चैलेंज भी है एक तरह से, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ थी ना कि अच्छा ये होगा, इन दोनों की शादी हो जाएगी, क्यूट सी रोमांस होगा, नहीं होगा, क्या होगा, जो भी चैलेंजेस होंगे फैमिली एक्सेप्ट करेगी. एक्चुअली आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज जब बिलाल की फैमिली, बिलाल के वालिद ने जब एक्सेप्ट कर लिया शबाना को. अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है. वो मुझे लगा कि ये पूरी एक स्ट्रगल होगी, इतनी आसानी से इनकी शादी तक बात नहीं पहुंचेगी. तो एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दिस एपिसोड वाज क्वाइट फास्ट पेस्ड कि शबाना और बिलाल की बात होती है, प्रपोजल जो भी डिस्कशन होती है, कट टू फिर आप देखते हैं कि शबाना अपने खालू से बात करती है, खाला से, वो मान जाते हैं. बिलाल अपने घर पे बात करता है, माँ नहीं मानती लेकिन बाप फ़ौरन मान जाता है. एंड आई एम लाइक, बाप ने पिछली बार तो इसकी एक लड़की जिसने शायद इंटर भी नहीं किया हुआ था उसके साथ शादी करना चाहता था, तो अब वो शबाना के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली द बाप ऑल्सो फील्स, और कहता भी है कि वो शबाना ने टॉप किया था इंटर में, वो लड़की ने, आई थिंक दूसरी वाली ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था. तो दैट वाज सरप्राइजिंग इन अ गुड वे कि यार ठीक है, इन्होंने इस बात को इतना खींचा नहीं है. एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई और मैं चाहूँगा कि आप मुझे समझाएं और मुझे बताएं कि वो क्या हुआ है, कि जब अदील के कैरेक्टर का क्या, कबीर और दादी जब आते हैं हासिलपुर में, और वहाँ पे वो, यार मुझे आज सारे माशाल्लाह नाम याद हैं, देखें आप यार, देखें हासिलपुर जब वो पहुँचते हैं और वो बेकरी पे कुछ खा पी रहे होते हैं, और उनकी मन्नू से बात, मन्नू भी याद है मुझे, मन्नू ही है ना, मन्नू से बात होती है और मन्नू बहुत तारीफ़ कर रहा होता है शबाना बाजी की. तो वो कहते हैं कि अच्छा शबाना को बुला के लाओ. शबाना जब आती है तो कबीर उसको फ़ौरन से ना सिर्फ पहचान जाता है बल्कि उससे ऐसे बात करता है कि भाई मैंने, आप रिमेंबर यू एंड आई स्पोक ऑन द फोन, और जो ये सारे मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी. मुझसे? तो हाउ डज कबीर नो दैट दिस वुमन इज द सेम वुमन? दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ माई मेमरी इज सर्विंग मी राइट, मुझे जहाँ तक याद है कबीर और जो इसकी शबाना की बात हुई थी, तो शबाना जो भी वो खातून जो काम करती थी उनके साथ, शायद उनके फ़ोन से हुई थी. अगर उनके फ़ोन से नहीं भी हुई, ठीक है, अगर कॉल शबाना ने ही मिलाई थी अपने फ़ोन से, उस वक्त तो कबीर ने वो नंबर नहीं मिलाया ना शबाना को. इट्स नॉट लाइक कि कबीर ने वो नंबर मिलाया और वो शबाना ने फ़ोन उठा लिया इसलिए कबीर ने पहचान लिया कि ये वही लड़की है शबाना. हाउ डिड कबीर नो दैट शबाना इज़ द सेम गर्ल जिसने उससे फ़ोन पे बात की थी? ये बात मुझे समझ में नहीं आई. अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आई डू अपोलोजाइज़ इन एडवांस. आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या हुआ है. बाकी जो खैर पूरी एपिसोड की बात कर ली, दोनों एपिसोड्स की. एपिसोड के शुरू में जो कबीर के और उसकी बाप के बीच में जो पूरी कॉन्वर्सेशन होती है और बाप उसको थप्पड़ मारता है खटाक, वहाँ से मेरे जहन में एक थेरी आई. अब आप लोग पता नहीं इस थेरी से कितना रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. लेकिन जब बाप उसको थप्पड़ मारता है कबीर को और कबीर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि काश आपने मुझे ये प्यार से भी कभी मेरे ऊपर हाथ सर पे रखा होता और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो दादी और बाप के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है. वह दादी, बाप जो कबीर का बाप है, वो दादी को कहता है कि मैं भी तो इसकी उम्र का था जब मेरे साथ ये हुआ, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ही इज़ नॉट अ किड एनीमोर, ही इज़ एन एडल्ट, और ये वो सारी. और मैं भी तो इसी की उम्र का था ना जब से ये सच मैं बर्दाश्त कर रहा हूं. उस वक्त मेरे जहन में आया, सुनिएगा आप, कि क्या पता कबीर की जो माँ है वो पहले से शादीशुदा हो और उसके यहाँ कबीर की पैदाइश ऑलरेडी हो चुकी हो, जब जो अब अली खान का कैरेक्टर है तब उसकी मुलाकात हुई हो कबीर की माँ से, और उसने कबीर की माँ से शादी कर ली हो, नोइंग दैट कबीर की माँ यानी कि एक बच्चे की माँ है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कबीर इज़ नॉट परहैप्स
अली खान्स कैरेक्टर्स बायोलॉजिकल सन। एक बात हो गई, विच वुड ऑल्सो मीन कि इफ, विच आई थिंक इज द केस, शबाना इज अली खान्स कैरेक्टर्स डॉटर, विच आई फील इट इज़, बिकॉज शबाना की पूरी कहानी का मकसद ये है कि मेरे बाप का नाम मेरे नाम के साथ हटा दो। तो इट इज़ हाईली लाइकली इन माई ओपिनियन कि शबाना का बाप इज़ एक्चुअली द कैरेक्टर प्लेड बाय अली खान। आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग अली खान्स कैरेक्टर्स नेम, बट यू नो व्हाट आई मीन। सो शबाना का बाप हो गया अली खान का किरदार, और शबाना और जो अदील के कैरेक्टर्स हैं असल में फिर बहन भाई नहीं हुए, क्योंकि कबीर जो है वो अली खान के किरदार का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, जिसकी एक आपको स्लाइड हिंट मुझे लगा मिली कि जब शबाना और बिलाल बावले की मंगनी होने वाली होती है तो बिलाल शबाना की उंगली में अंगूठी पहना देता है। जैसे ही बिलाल शबाना को अंगूठी पहनाने लगता है, हाँ शबाना पहना देती है बिलाल को अंगूठी, जैसे ही बिलाल शबाना को अंगूठी पहनाने लगता है मन्नू आ जाता है और मन्नू कहता है कि कोई कबीर भाई आए, वो आपको बुला लें। बेगटी पे कोई कबीर साहब आए हैं अपनी दादी के साथ और आपको बुला रहे हैं। So there is a bit of a pause indicating कि कबीर may have a different role in Shabana's life as opposed to the earlier theory that was, जो मैंने भी पिछली बार डिस्कस की थी, क्योंकि कहीं किसी ने कमेंट किया था कि कबीर might actually be Shabana's brother, but I don't think they're brothers, I don't think they're siblings at all, not even half or step siblings. Well, they could be because they share the same father. I mean, yeah, you know what I mean. Ali Khan's character is Kabir's stepfather, and Shabana is Kabir's then stepsister. Well, that's my theory. आप बताएं आपको क्या लगता है इस थेरी में कितनी हकीकत है, और आपको क्या लगता है कि सिर्फ शबाना में आगे क्या होगा। तो मैं जैसे मैंने शुरू में कहा, आई एम एन्जॉइंग सिर्फ शबाना। दो उसके रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ये जो कहानी है ये भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि कहानी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं या कहानी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है वो आपको बोरिंग लगे, नॉट एट ऑल। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली आर द परफॉर्मेंसेज। बोथ सुहाय एंड दुराब आई थिंक हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। दोनों की आपस में केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, दोनों लग भी बहुत अच्छे रहे आपस में। एक दुराब का सीन था बाइक चलाते हुए, गोज़ लाइक कि मैं इतना अच्छा तो लग रहा हूँ, हुमायूं सईद परफ्यूम लगाई है, जब बाप कहता है कि पान की बदबू खुशबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों से, या पान की जब स्मेल नहीं आएगी। इतना परफ्यूम तो लगाया था, तो तेरा हुमायूं सईद लग रहा हूँ वैसे नहीं अब्बा को। तो वो भी क्यूट था। मैं दुराब ने बहुत बहुत शानदार तरीके के साथ अपना किरदार निभाया है, और सुहाइद की तो हम हमेशा यही तारीफ़ में ये बात कहते हैं कि शी इज़ सो वर्सटाइल, विच शी इज़। बट एनीवे एंड में अब ये जो एक दो तीन इसमें मिस्ट्रीज़ हैं जो बात मैं कर रहा था, कि एक तो ये कि कबीर का और उसके वालिद का क्या ताल्लुक़ है, कबीर का शबाना की ज़िंदगी में क्या रोल है, शबाना की शादी तुड़वाने में किसका हाथ है, क्या वो बावले की माँ ने ये किया। एक हमने नया ट्रैक देखा बावले के भाई का, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है अभी इन दो एपिसोड्स में मुझे को ख़ास उसमें इंटरेस्ट उजागर नहीं हुआ। बाप ने एक बड़ा सही ठीक ठाक रवैया रखा बाय जलाल भाई, माशाल्लाह यार सारे किरदारों के नाम याद है। जलाल के साथ बाप का रवैया मुझे पसंद आया। ऐसा नहीं है कि बावला अगर नकम्मा है बाप की नज़र में तो वो इस वाले बेटे को फेवर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। उसने उस अपने बड़े वाले बेटे को काफ़ी औकात में रखा हुआ है। 20 लाख के मकरूज हो तुम, कोई एहसान नहीं कर रहे हो हम पर कि ठीक है तुमने घर ले लिया या बड़ी गाड़ी ले ली है, जो भी ले ली, अभी यू स्टिल ओ मी 2 मिलियन, मैंने तुम्हारी नौकरी करवाई और वो सारा कुछ, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। बट जलाल का इसके बियॉन्ड अगर कोई रोल है नहीं है, बिलाल की शादी तुड़वाने में जलाल या उसकी बीवी का कोई रोल है, आई डोंट नो, बट इट्स सर्टनली इंटरेस्टिंग। इट्स गॉट मी हुक्ड एंड आई एम श्योर इट्स गॉट यू हुक्ड एज वेल। कमेंट्स देखें या आगे बढ़ें? मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं यार, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि फ़ोन खोल के बैठ जाता है ये, कमेंट्स देखता रहता है, हमसे बात नहीं करता और बोरिंग हो जाता है। चलें ठीक है, कमेंट्स नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं। कफील कुछ तो भूल कफील की ये दो
बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड्स इसलिए थी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये शायद शक था कि ज़ेबा जामी के पास वापस चली जाएगी। मेरे ख्याल में इन 2 एपिसोड्स में ये बात खुलकर सामने आ गई है कि ऐसा तो नहीं होगा, स्पेशली आफ्टर सीइंग सुबुक्स रिएक्शन। सो व्हेन सुबुक फाइंड्स आउट कि माँ ने बाप को बुलाया शादी में और उसकी वजह यही बनी कि माँ ने ये फ़ैसला किया है वो खुला कर नोटिस वापस ले लेगी। तो माँ की और जो सुबुक की पहले कॉन्वर्सेशन होती है, अगेन यार आशिर हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। दैट यंग बॉय इज़ सो टैलेंटेड माशाल्लाह, kudos to him, fantastic performance, because if you got Sanam Saeed in front of you, can't be easy, and Sanam as well, like ज़ेबा के साथ जो आप ज़ेबा की तरफ जो आप इमोशन फील करते हैं, माइंड यू बीच में आई थिंक एक फेज़ आया था जहाँ पे हम भी और शायद आप भी कुछ फ्रस्ट्रेट हुए थे ज़ेबा के एक्शंस को लेके, लेकिन डिस्पाइट दैट फ्रस्ट्रेशन दैट वी मे हैव फेल्ट अ फ्यू एपिसोड्स अगो, मेरा नहीं ख्याल आपका या मेरा या किसी का भी ज़ेबा के किरदार में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या ज़ेबा की तरफ एम्पैथी ख़त्म हो गई है। वी आर स्टिल वेरी मच एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ज़ेबा, एंड दैट आई थिंक इज़ अ मार्क ऑफ नॉट जस्ट good writing and direction but also very good performance. Sanam deserves a lot of credit for that, because usually जो जिन characters को देख के हम frustrated हो जाते हैं उनकी तरफ हमारी empathy भी ख़त्म, empathy क्या sympathy भी ख़त्म हो जाती है, बस ज़ेबा की तरफ एटलीस्ट मैं अभी तक empathetic हूँ, एंड जो मैं आपका फीडबैक देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, उससे आप भी काफ़ी ज़ेबा की तरफ स्टिल एक वो फील करते हैं इमोशनल कनेक्शन, विच इज़ गुड। एनीवे, सो दैट इंटायर कॉन्वर्सेशन एंड सुबुक की बात से आपको एहसास होता है कि परहैप्स दिस डिसीजन दैट ज़ेबा इज़ टेकिंग कि यार आई वांट टू गो बैक टू जामी बिकॉज एक बेटी की शादी की और वो बड़ा मुश्किल था और 2 बेटियां और हैं और सारा कुछ, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की खातिर ये करने जा रहे हो तो बच्चे तो इस करंट सिनेरियो में ज़्यादा खुश हैं, बच्चे इन हालात में खुश हैं, बच्चे नहीं चाहते कि यार हम वापस उस घर में जाएं। घर में ये अच्छी जिंदगी थी, हम सब खुश हैं, है ना। और अगर आप गिल्ट में करने जा रहे हो, अगर आप गिल्ट में करने जा रहे हो क्योंकि जो आपका ओल्ड फ्लेम है या एक पॉइंट पे जिससे आप, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि इतना टाइम तो शायद जामी वन मैं कह रहा हूँ जमाल को, तो इतना टाइम तो शायद जमाल को और ज़ेबा को मिला ही नहीं कि उनकी कोई बहुत मोहब्बत हो, लेकिन क्योंकि अब वो जमाल वापस आ गया आपकी ज़िंदगी में एट वन पॉइंट, हु यू थॉट यूड एंड अप मैरिंग, तो आप इतना गिल्टी फील कर रहे हो कि उस गिल्ट में आप वापस उस गड्ढे में अपने आप को फेंकने जा रहे हो जिससे आप बड़ी मुश्किलों से बाहर निकले हो। ना सिर्फ आप खुद निकले हो बाहर, बल्कि अपने बच्चों को साथ खींच के आपने बाहर निकाला है, तो वो भी ऑब्वियसली इज़ नॉट वर्थ इट एंड नॉट द राइट मूव। सो ईदर वे ज़ेबा का वापस जामी इस अपने मियाँ अब फॉर्मर मियाँ नहीं हुआ, तलाक नहीं हुई, अपने मियाँ जामी के पास जाना, तो लॉजिकली उसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन और सेंस नहीं बनती। और इन 2 एपिसोड्स में मेरे ख्याल में यही बताने और दिखाने की कोशिश की गई है कि शायद उन व्यूअर्स को जिनको लग रहा था कि भाई नहीं यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़ेबा जामी के पास वापस चली जाएगी, उनके भी दिमाग में ये सारी बातें आएँ कि यार गेटिंग आउट ऑफ दैट खड्डा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स नॉट, मतलब इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड जब ज़ेबा अपनी दोस्त के घर जाती है, सुमेरा आई बिलीव इज़ द नेम, अगर ये नाम मैंने सही ले लिया ना तो माशाल्लाह बोलते हैं, क्योंकि आज देखें मुझे सारे किरदारों के नाम अल्हम्दुलिल्लाह याद हैं। तो वो अपनी उसकी जो दोस्त के घर जाती है, दोस्त ने ये प्लान किया हुआ है कि जमाल इज़ देयर और वो जमाल से मुलाकात कर ले, एंड ज़ेबा लुक्स एट जमाल एंड जस्ट वॉक्स आउट ऑफ द हाउस। वो एक सेकंड के लिए भी वहाँ पे नहीं रुकती, वो जमाल से गुफ्तगू तक नहीं करना चाहती, एंड you again feel a bit of frustration यार कि why। दूसरी तरफ वो जो तुम्हारा मियाँ जिसके पास तुम जाना चाहती हो यार, वो तो बिल्कुल ही नकम्मा नलायक नखट्टू इंसान है, और अभी भी 20 सालों में 22 सालों में उसने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो तुम इस बंदे को छोड़ के उस बंदे के पास क्यों जाना चाहती हो। बट देन वही बात है कि यार डिसीजंस लाइक दीज फॉर वुमेन लाइक ज़ेबा आर नॉट ईजी, एंड जो इतने हफ्तों में जो हम जब कफ़ील देख रहे हैं और इतने सारे लोग उसे रिलेट कर रहे हैं और इतने सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि दिस इज़ आवर स्टोरी एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपन टू अस और व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, तो
आप ये भी तो सोचें कि जो असल ज़िंदगी में इतने सारे लोग इससे गुजर रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस होगा। वो भी इन्हीं मुश्किलात से गुजरने ना। अगर इतना आसान होता ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना, तो हर कोई जल्दी से मतलब कोई मिजरेबल ही ना होता। अल्लाह माफ़ करे कि कोई अगर इस तरह के रिलेशनशिप में है और मुश्किलात से गुजर रहा है, तो फिर तो कोई भी मुश्किलात और चैलेंजेस से ना गुजरता ना, सारे ही उन रिलेशनशिप से बाहर आ जाते फ़ौरन, अगर इतना आसान होता तो नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट whatever we're seeing of Zeba is quite close to reality. So थोड़ा सा हमें वो ज़ेबा को रूम और मार्जिन देना पड़ेगा, even though we may not like Zeba's actions. So मैंने वो मार्जिन ज़ेबा को दिया in spite of the fact कि I felt a bit of frustration. मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार कि ये राइटिंग में कोई लैप्स है, या ये डायरेक्शन सही नहीं है, या यार ये जो ज़ेबा का किरदार है ये सही नहीं लिखा हुआ। फ्रस्ट्रेट होना हल्का सा अपनी जगह है, और किरदार गलत लिखा होना वो एक दूसरी चीज़ है। सो किरदार में मुझे नहीं लगता कि कोई मसला है या झोल है। यासीन तुम उधर बैठे हुए और मुझे लगता है माइक बहुत करीब है, इसकी क्या अब सोल्यूशन है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक आध बार तो ये मेरे चिन को भी लगा है, तो ये आवाज़ फटेगी ना? नहीं फटेगी, कैसे पता चलेगा तुम्हें? अभी तो ये देखें ना, यासीन ख्वातीन हज़रात इस वक्त अटेंशन नहीं पे कर रहा, उसने कानों में हेडफोन्स नहीं लगाए हुए, उसको पता नहीं चल रहा कि मेरी लाल पे सही आवाज़, ठीक है यार, सही आ रही होगी बात। एनीवे इमोशन टूट गया सारा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं इमोशनल हो गया और ज़ोर से बात कर रहा हूँ, तो ये ना हो आपके कानों के पर्दे फट जाएं। पिछली बार आपने कहा बोरिंग था, इस बार आप ये ना बोलेंगे यार मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए इसने, क्या करूँ यार, आपसे डर के रहता हूँ मैं। एनीवे so yeah, close to reality, no problem. I think the writing and direction as far as Zeba's character is going, and the arc that we're seeing of Zeba's character, I think is pretty much okay. Now, जो इस एपिसोड में एक चीज़ हुई, पहले तो एक सीन की तरफ आ जाते हैं, जो कि आशिर और इमाद के बीच में एक सीन था। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा 2-3 वजूहात की बिना पे। एक तो ऑब्वियसली आशिर ने अगेन ही नेल्ड दैट सीन। सुबुक के जो इमोशंस थे, सुबुक की जो दिल के अंदर की बातें थीं, जिस तरह से आशिर ने उनको कन्वे किया, दैट वाज फैंटास्टिक। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत था, खूबसूरत उस सेंस में नहीं, बट एक आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, जब जामी सुबुक को कहता है कि कितने तुम बेगैरत बेटे हो कि तुम अपने बाप के पास आए हो ये कहने के लिए कि वो तुम्हारी माँ को तलाक देते। तो कहता है कि ये बेगैरत बेटा अपने माँ के लिए और तो कुछ नहीं कर सका, तो शायद ये तलाक ही, मतलब समथिंग अलॉन्ग दोज लाइंस, कि बेगैरत बेटा अपनी माँ के लिए और तो कुछ नहीं कर सका, शायद तलाक ले कि उसको आज़ाद करा दे, इन समथिंग अलॉन्ग दोज लाइंस। बेगैरत बेटा अपने बाप से अपनी माँ के लिए इज्जत तो ले नहीं सकता, एहतराम सुकून तो ले नहीं सकता, तो मैंने सोचा तलाक ही ले लूँ। तो वो दैट हिट्स यू कि यार एक बेबस बच्चा ही है ना, कितने सालों का होगा, 23-24 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसने क्या नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में इन 23-24 सालों में, और अब उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ये है कि इवन तो ये उसका बाप है, लेकिन माँ जिस ट्रैप में है, उस माँ को किसी तरह से उस ट्रैप से निकाल ले। तो आशिर एंड इवन इमाद, आई थिंक बोथ डिड अ फैंटास्टिक जॉब देयर, बट what I really liked in that moment was the camera work. So when you're seeing Imad's close up and then you see Ashir's close shot, उसमें obviously मतलब technically Ashir Imad को तो नहीं देख रहा ना, आगे कैमरा लगा हुआ है। So Ashir is just looking in the camera and saying those lines. And similarly, जब आप इमाद का क्लोज शॉट देखते हैं, तो इट्स नॉट लाइक इमाद इज़ एक्चुअली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद आशिर, बिकॉज सामने तो कैमरा पड़ा हुआ है, तो इमाद इज़ एक्चुअली लुकिंग इन द कैमरा एंड सेइंग दोज लाइन्स। सो फॉर एन एक्टर, इफ़ यू थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड, जैसे मैं आपसे अभी ये बात करूँ, आप असल में तो मेरे सामने नहीं बैठे हुए ना, मैं तो कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ। कैमरे में देख के बात करना तो बहुत ही चलें एक चीज़ है, उसके मुकाबले में कैमरे में देख के एक्टिंग करना, इमोशन लेके आना, अपनी आंखों में आंसू लेके आना या आंखों में चमक लेके आना, आंखों से इमोट करना, चेहरे में वो एक्सप्रेशन लेके आना, आपकी जो वोकल रेंज है उसको कंट्रोल में रखना, क्योंकि आपको जो भी क्यूज़ आगे से मिल रही होंगी वो या डायरेक्टर दे रहा होगा या एडी दे रहा होगा, लेकिन आप उसको आगे से जब रिएक्ट कर रहे हैं, जो अगर आशिर रिएक्ट कर रहा है तो इमाद के डायलॉग्स को जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, या अगर इमाद रिएक्ट कर रहे हैं आशिर के डायलॉग्स को तो जैसे इमाद रिएक्ट कर रहे हैं,
you know, it was very interesting to see. And then if you see कि एक उनका close shot था इस तरह से, फिर एक उनका long shot था. Long shot में actually Ashir and Imad are sitting together. And then there was a third shot. In the third shot, the camera was placed here. Like, so if Ashir is sitting here, the camera is here. You know, थोड़ा सा नीचे करके. So it was all very interesting. So जब मैंने वो सीक्वेंस देखा तो मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मीसम के लिए भी जागी. यार एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर्स, एंड आजकल ये कॉन्वर्सेशन हम ज़्यादा इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज डॉक्टर बहू के शॉट्स आर वेरी एस्थेटिकली टेकन. तो अच्छा लगता है जब डायरेक्टर्स अपनी इनपुट डालते हैं, और जब एक व्यूवर जो कि आम तौर पे हम बड़ी मेरे ख्याल में सतही तौर पे ड्रामों की बात कर रहे होते हैं, या अगर हम डीप जाते भी हैं तो वो कहानियों को लेके जाते हैं. टेक्निकल एस्पेक्ट की अब ये बात होना शुरू हो गई है, शॉर्ट डिवीज़न की या शॉर्ट्स जिस तरह से लिए जा रहे हैं उसकी बात होना शुरू हो गई है. तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, एंड आई थिंक कि इस बात को भी इनकरेज करना चाहिए कि ड्रामों में भी ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मार्जिन कि यार आप उसको जो शूट करने का तरीका है उसको भी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं. एनीवे, सो वो जो डेवलपमेंट हुई, और वो सुबुक जो है अपने बाप के पास पेपर्स छोड़ के चला जाता है, कहता है कि अगर आप साइन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो जाएगा, वरना खुला तो वैसे भी हो जाएगी. तो फिर भी यार बाप की बगैरती चेक करें. वो कहता है कि जाते जाते को वो दूध वाले को पैसे दे देना, नीचे दूध वाले का बिल भर के जाना. वो कहता है मैंने दूध वाले को भी पैसे दे दिए हैं, मैं गोश्त वाले को भी दे दूंगा, मैं सब्ज़ी वाले को दे दूंगा, बिजली का बिल भी दे दूंगा, बस मेरी माँ की जान छोड़ दो. सब्जी वाले को भी, गोश्त वाले को भी, परचून वाले को भी, सबको पैसे देता रहूँगा, आपके सारे काम करता रहूँगा. एंड मुझे ऐसा लगा कि इन दैट मोमेंट जामी एक सेकंड के लिए सोचता है, और मुझे ऐसा लगा मे बी इज थिंकिंग इट्स नॉट अ बैड डील एट ऑल. लेकिन इन दो किस्तों में जो सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल में उठा, और अगेन जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, वो ये था कि क्या 27, 28, 29, 30 किस्तों के बाद जामी को वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है. जब जामी की बहन जो वापस आ गई अमेरिका से, उसके साथ एक पूरी जो कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें जामी ये कहता है कि भाई आप लोगों जो अब मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैं काम नहीं करता, या मैं कारोबार नहीं कर सका, या मैं पैसे नहीं कमा सका, तो मुझे तो कभी आया नहीं पैसे कमाना. और पैसे कमाना मुझे इसलिए नहीं आया, पैसा कमाना इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने, बहन भाइयों ने हमेशा मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद करके रखी कि अपने माँ बाप की मैं खिदमत करूँ. छोटी उम्र से आप सब ने 2 बूढ़े माँ बाप थमा दिए मुझे. तो जब आपने मुझे हमारे माँ बाप के पीछे लगा दिया, उनकी खिदमत करने के लिए मुतय्यन कर दिया, और मेरी ये जिम्मेदारी बना दी कि यार मैं अपने माँ बाप का ख्याल करूं, जो कि कोई मुलाजिम भी शायद कर सकता था, या आप लोग भी बारी बारी कर सकते थे. तो देन व्हाट वाज आई सपोज टू डू? मैंने तो पैसे कभी कमाए नहीं. आपने बोला हम पैसे भेज देंगे, तुम्हारा भी उससे खर्चा पूरा हो जाएगा और अम्मा अब्बा का भी खर्चा पूरा हो जाएगा. तो मैंने तो पैसे खर्च किए हमेशा. नाउ अगेन इन अनदर ड्रामा आई वुड हैव नॉट बीन ओके विद दिस कि यार ये जिस तरह से आप जामी को एंड में आके एक रीज़न दे रहे हो कि यार वो इस या बैक स्टोरी दे रहे हो कि यार वो जो जैसा है बुरा है वो इस वजह से है, तो दैट इज़ नॉट ऑन. बट हेयर मी आउट, हियर आई डोंट थिंक दैट अप्लाइज बिकॉज सिंस डे वन आपने जामी को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखा. आपने, डायरेक्टर ने, राइटर ने ये इंश्योर किया, एंड द एक्टर, ह्यूज शाउट आउट टू इमाद एज वेल, आपने जामी को किसी एक मोमेंट पे भी ना उसको ग्लैमराइज होते हुए देखा, ना उसको इस लाइट में देखा कि जामी जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है. फ्रॉम डे वन, जो चैप्टर 1 था, फिर चैप्टर 2, नाउ द करंट, दिस इज चैप्टर 2 राइट. करंट सिनेरियो में नॉट अ सिंगल मोमेंट, ना आपने जामी का बच्चों की तरफ कोई प्यार का इमोशन या एक्सप्रेशन देखा. इवन तो जब इन 2 एपिसोड में वो शादी पे जाता है, देयर सो मच टू टॉक अबाउट कफील यार. शादी पे जब वो जाता है जवेरिया की,
जवेरिया के सर पे हाथ फेरता है या दूसरे बच्चों से मिलता है और बच्चों का जिस तरह उसकी तरफ कोल्ड रिएक्शन होता है, फैमिली की तस्वीरें हो रही होती हैं, जामी खुद से मुंह उठा के चला जाता है बीच में, फिर भी उसको वहाँ पे कोई घास नहीं डालता, फिर वो इवेंचुअली स्टेज से नीचे उतर आता है, फिर जब जवेरिया की रुखसती हो रही होती है तब भी जामी को कोई नहीं पूछता और जामी खुद ही जो है उसके सर पे हाथ फेरा। तो इट्स नॉट लाइक ही इज़ लिविंग हिज बेस्ट लाइफ। जिस तरह से उसको दिखाया गया है कि वो अपनी बेटियों के पैसे चोरी कर रहा है, बेटे के पैसे चोरी कर रहा है, बीवी के पैसे मार रहा है, खर्चे पानी के लिए उसके पास कुछ नहीं है, अभी भी घर के जो हालात हैं। सो यू हैव हैड ज़ीरो सिंपैथी और एम्पैथी फॉर जामी। सो इन दैट सिनेरियो व्हेन यू गिव अ बैक स्टोरी और व्हेन यू गिव अ रीज़न कि व्हाई दिस कैरेक्टर कुड हैव बीन व्हाई दिस कैरेक्टर इज़ द वे दैट ही इज़, आई थिंक इज़ जस्टिफाइड, इट्स ओके, because it's not changing my perception of that character. You know what I'm saying? You understand what I'm trying to say? ऐसा नहीं है कि जामी के ये बात करने की वजह से मैं अब ये समझने लग गया हूँ कि जामी के एक्शन सही थे। जामी ने जो जो अभी तक किया और जो जो हमने देखा वो मेरे जहन में अभी भी गलत ही है। मुझे सिर्फ उसका रीज़न मिल गया, और रीज़न मिलना और उन एक्शंस को जस्टिफाई करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रीज़न तो आपको हो सकता है, और जामी ने माइंड यू बहुत बुरा किया, ऐसी ऐसी चीज़ें की, ऐसी ऐसी हरकतें की जिस वजह से उसकी शादी टूट गई और उसके रिपरकशंस उसने फेस किए, उसकी पनिशमेंट वो साथ साथ सहता आया। ही इज़ नॉट हैड द बेस्ट लाइफ। आई एम श्योर अगर आप जामी को भी बिठाएं, आज एक पॉडकास्ट में करूं और इधर मैं बैठा हूं, उधर जामी बैठा हुआ, और जामी से अगर मैं पूछूं कि जामी अपने दिल पे हाथ रख के सिद्ध के दिल से ये बताओ कि क्या तुमने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, आर यू हैप्पी विद द लाइफ दैट यू लिव, तो वो यही बोलेगा नहीं यार, अगर सच बोलेगा तो। आई डोंट थिंक ही इज़ लेड अ हैप्पी लाइफ। सो इफ़ ही इज़ नॉट लेड अ हैप्पी लाइफ, इफ़ ही इज़ नॉट लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, तो फिर ये जो अब डिस्कशन हो रही है कि यार जामी ऐसा क्यों है, आई थिंक दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा, एक डायलॉग मैंने सुना कि ज़ेबा ने बोला कि अब हम कल हेयरिंग है, कल पता नहीं क्या फैसला होगा, पता नहीं क्या हो। और फिर उसके बाद गालिबन जज साहिबा बैठी हुई थी और उन्होंने बोला कि 20 साल बाद ये रीज़न देना है कि शौहर कफ़ालत नहीं करता इज़ नॉट गुड इनफ। 24 साल की शादी को इस बुनियाद पर तोड़ देना कि किफ़ालत नहीं करता, मुझे मजबूत नहीं लग रहा। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड द लीगैलिटी ऑफ ऑल ऑफ दिस, लेकिन अगर खुला का केस फाइल हो गया और सुबुक ने ये बोला कि अगर आप साइन नहीं भी करेंगे तो फिर भी खुला हो जाएगी, तो क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, आप में से बहुत सारे लोग लॉयर्स हैं, तो क्या खुला ऑटोमेटिकली हो नहीं जानी थी? हेयरिंग क्यों हो रही है? क्या इसमें भी कुछ लीगली कुछ एक ऐसा कुछ रूम होता है कि जहाँ पे अगर औरत खुला लेना अगर चाहे भी तो जज ये फैसला करता है कि खुला होगी या नहीं होगी? अगर आपको ये बात पता है, अगर आप लॉयर हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये क्लियर करें ये बात। दूसरी बात ये है कि जज का ये कहना कि अगर एक शौहर कफ़ालत नहीं करता और 20 साल बाद तुम तलाक ले रही हो, तो उस बारे में भी मुझे ख्याल आया कि यार ये स्टेटमेंट का क्या है, बट टू सून नाउ टू स्पीक अबाउट दिस। अगले हफ्ते जब वो 2 एपिसोड्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, आमना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया होगा तब तक, तो फिर इन 2 एक साथ के बारे में तब हम बात आने वाली इन 2 चीज़ों के बारे में अगले हफ्ते भी बात करेंगे। जवेरिया का एक क्यूट सा मोमेंट होता है, वो आती है घर पे और उसकी मुलाकात होती है अपनी माँ से, माँ बड़ा खुश होती है, मुझे भी खुशी हुई है यार कि चलो जवेरिया इज़ लिविंग अ हैप्पी लाइफ नाउ। उसके बाद माँ देखती है कि गाड़ी में जिस तरह से जवेरिया का मियाँ उसको बिठाता है और दरवाज़ा खोलता है और उसका दुपट्टा ऊपर करता है और फिर शॉपिंग पे लेके गया और वो सब कुछ, तो ये अच्छी चीज़ थी कि यार जवेरिया इज़ एटलीस्ट लाइक वेल सेटल्ड नाउ, सो एटलीस्ट जवेरिया हैड अ हैप्पी एंडिंग। दनीन और सुबुक, यार सो मच टॉक अबाउट कफील। दनीन और सुबुक का बहुत क्यूट सीन था शादी पे जवेरिया की, जब दनीन सुबुक को कहती है कि सुनिए बोलो। क्यूट था जिस तरह से वो सुने और सुनिए कहती कि पिक्चर खींच ले, और सुबुक जो है उस पर एकदम बहुत बुरे तरीके से उसके साथ बात करता है, बिकॉज आई थिंक that's Subuk's cousin, that boy who's showing interest in Daneen.
तो उसके बाद सुबुक का रवैया जो अब चेंज हो गया है दनीन की तरफ दोबारा, क्योंकि माइंड यू ये पहले हो चुका है। पहले सुबुक का रवैया दनीन की तरफ चेंज हुआ था, उसको लगा था कि वो दनीन को वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा। फिर उसका रवैया दनीन के साथ सही हो गया था जब उन्होंने आइसक्रीम खाई, सब कुछ किया। अब सुबुक का रवैया दोबारा दनीन के साथ की तरफ तब्दील हो गया, क्योंकि वो चाहता है कि यार मुझे, आई थिंक द बॉयज़ नेम इज़ ताहा, अगर ये नाम मैंने सही ले लिया ना ताहा का, फिर तो आपने 2 बार माशाल्लाह कहना है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आज मुझे सारे किरदारों के नाम हो रहे हैं। तो अगर वो उसने क्या मैं कह रहा था, तो आई थिंक उसने ये रियलाइज़ किया कि यार मेरे साथ तो ये दनीन कभी खुश नहीं रह सकती, मेरे अपने लाइफ के चैलेंजेस हैं, मैं उसको वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। तो ये मेरा कज़न है या रिश्तेदार है, ये तो उसको बहुत बेहतरीन वो ज़िंदगी दे सकता है, तो फिर मैं क्यों उसमें पढ़ूँ। तो ठीक है, वो अपनी खाला को कहता है कि जी आप अम्मा को ले जाएँ एंड वो कर लें। अब इसमें भी और आगे चल के जब हम गुलाम बादशाह सुंदरी पे भी बात करेंगे, तो ये जो एक चीज़ होती है ना, वेयर मैन टेंड टू थिंक एंड feel that they can take a decision on behalf of women or on behalf of girls कि यार कि उसके हक़ में क्या बेहतर है, ये मुझे थोड़ी सी बात और लगती है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी और लगती है कि भाई वो तो तुमसे शादी करना चाहती है ना, तुम उसके बिहाफ पे क्यों डिसीजन ले रहे हो कि वो किसके साथ खुश रहेगी। जैसे गुलाम भी कहता है कि यार मैं बादशाह के, क्यों भाई, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो यू मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट द गर्ल वांट्स, व्हाट द वुमन वांट्स, नॉट व्हाट यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर हर। दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर। सुबुक इज़ अ यंग बॉय अभी, तो अगर वो ऐसे सोचता है, मेरे ख्याल में उसके केस में शायद इस बात की गुंजाइश बन जाए। और खैर अभी हमें पता भी नहीं है कि आगे क्या होगा, तो जब आगे कहानी खुलेगी मज़ीद तो फिर देखेंगे क्या होगा। आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीथिंग। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। एक ये कि जो ज़ेबा का आर्क है मुझे समझ में आता है, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या आपको लगता है कि नहीं अभी भी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ज़ेबा के एक्शन से, और अभी भी जो उसने फ़ैसला किया कि वो जमाल से नहीं बात करना चाहती या मिलना चाहती, तो इस पर अपना ओपिनियन दे। और दूसरा ये कि जो जामी को, जमशेद को अगर आपको लगता है वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है, तो वो आपका उसके बारे में आपको क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसको वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। उसकी जो बैक स्टोरी हमें पता चली, आई थिंक that actually shows more depth about the character, or that shows that the character is a lot more deep than what we perceived it to be, at least what I perceived it to be. Moving on to then Khawateen o Hazrat, 2 blockbuster episodes of Ghulam बादशाह सुंदरी। एक बड़ा ज़बरदस्त सीन था, खूबसूरत तरीन सीन था, जब सुंदरी गुलाम को कहती है कि मुझे दरगाह ले चलो, मैंने दुआ मांगनी है। किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। अब मेरे दिमाग में फ़ौरन से ये आया, मैं पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं यार, कि दरगाह पे क्यों जाना दिखाते हैं ड्रामों में कि दरगाह पे जाके दुआ मांग रहे हैं, क्यों नहीं दिखाते कि यार वो खुद से दुआ मांग ले। दुआ तो कहीं पे भी मांग सकते हैं और कहीं पे भी कबूल हो जाती है। ये मेरे दिल की बात गुलाम तक पहुंची, और गुलाम ने जो एक्सक्यूज़ दी वो सुन के मैं थोड़ी देर के लिए हिलाऊं यूं करके। मैंने कहा यार ये जो गुलाम ने एक्सक्यूज़ दिया, गुलाम कहता है मुझे बाहर जाना मना है, इजाज़त नहीं है मुझे बाहर जाने की। मैंने कहा यार गुलाम तुझे बाहर जाना कब से मना हो गया, तू तो एक ब्राउन जैकेट और एक वाइट टी शर्ट में 2 महीने बाहर रह के आया, और हमने पूरा वो डॉक्यूमेंट किया, एक एक तेरा मोमेंट, एक एक तेरा सीन। उसके बाद तूने पूरी डॉक्टरी पढ़ी, उसके बाद तू वो कैंप में, मेडिकल कैंप में गया, जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा तुझे जाते हुए। अभी तू एक मिशन से वापस आया है जहाँ पे तेरा वो पूरा फ़ोन वाला वाक़या हुआ था, जब तू सुंदरी को फ़ोन दे के चला गया था। अब गुलाम तू किस बेसिस पे ये बात कर रहा है मेरे भाई कि तुझे बाहर जाना मना है? इट वॉज बैफलिंग, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि गुलाम के वापस आने के बाद से, जब से वो वापस आया, जब से पूरा ये फाइल वाला वाक़या हुआ था पिछली 2 एपिसोड्स में, जब वो बादशाह के पास जाता है और फाइल देख ले तो सब कुछ, उसके बाद और उसके बीच में तो उसकी जहांदाद से भी बात नहीं हुई। इट्स नॉट लाइक कि जहांदाद ने उसको मना किया है कि यार तुमने बाहर नहीं जाना। ऑल जहांदाद सेड
वाज टोल्ड हिम वाज कि सुंदरी को घर की कोई औरत ना देखे। तो मुझे वो बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसकी एक वजह है। ग़ुलाम से ये कहलवाना या ग़ुलाम को ये ग़ुलाम का ये बोलना कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ख़वातीन हज़रात कि दोनों के हाथों की लकीरों ने भी तो मिलना था। दोनों के हाथों की लकीरें कैसे मिलती फिर? वो जो आइकॉनिक सीन है, आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है, और अगर यहाँ पे उस सीन का शॉट ना चला तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँगा अपनी टीम से। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी टीम वहाँ पे ये शॉट चलाएगी कि यूं जो है ग़ुलाम अपना हाथ ऊपर करता है और यूं साथ में सुंदरी अपना हाथ जोड़ती है जी, और दोनों दुआ मांगते हैं। और ग़ुलाम कहता है कि हाथों की लकीरें मिल गई हैं, मांगो दुआ, आप मांगो जो तुमने दुआ मांगनी है। फिर उससे पूछता है कि तुमने क्या दुआ मांगी? कहती है मैंने ग़ुलाम की आज़ादी मांगी। गुलाम की आज़ादी। ओए और जो दुआ ऐसे मांगी जाए ख़वातीन हज़रात कि जहाँ पे हीरो का हाथ ऐसे हो, हीरोइन का हाथ यूं हो, दोनों के हाथों की लकीरें मिल जाएं, तो फिर वो दुआ तो फिर कबूल हो ही गई। और वो कबूल कैसे हुई कि अब्बा जी ने, जहादाद अंकल ने ये फ़ैसला किया कि वो हमारे प्यारे ग़ुलाम और सुंदरी और अपनी एक्स तो नहीं, अपनी दूसरी बीवी लाजो बीबी को डिफेंस में एक बंगला लेके देने लगे हैं कराची में। मैंने डिफेंस में एक दूसरा बंगला भी ले लिया है तुम्हारे लिए। और वहाँ पे वो चाहते हैं कि उनकी बीवी, उनका बेटा और उनकी बहू जो कि उनकी भतीजी भी है वो शिफ्ट हो जाए। अब मैंने इस पॉइंट पे बड़ा सोचा, मैंने कहा यार कि जहादाद सर को क्या हुआ आखिर कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि यार ना सिर्फ वो इसकी अपने ग़ुलाम की शादी कराने लगे हैं सुंदरी के साथ, जो कि ग़ुलाम की मर्ज़ी की है ना, ग़ुलाम पसंद करता है। उन्होंने पूछा भी था जहादाद साहब ने कि क्या तुम पसंद करते हो उसको? उन्होंने कहा, ग़ुलाम ने कहा, मान लिया था कि हाँ मैं पसंद करता हूँ। तो ना सिर्फ वो ग़ुलाम की पसंद से उसकी शादी कराने लगे हैं, बल्कि उस शादी के बाद उसको ग़ुलामी से भी आज़ाद करने लगे बादशाह की। और वो कहते भी हैं कि तुमने बहुत ग़ुलामी कर ली बादशाह की। तुमने हमारी बहुत खिदमत की है ग़ुलाम, और हमारे बेटे की भी। तो तुमने हमारा बहुत काम कर लिया। ना सिर्फ उससे वो आज़ाद, ना उसकी शादी कराने लगे हैं, ना सिर्फ उसको आज़ाद करने लगे हैं, बल्कि उसको बंगला भी लेके देने लगे हैं, वो भी डिफेंस में। और इन्हीं 2 एपिसोड्स में मैंने पिछले, मेरी ख़ता हो गई मेरे से, जो मैंने पिछले अपने रिव्यू में ये बोल दिया जब हम डॉक्टर बहू और हमराही की बात कर रहे थे कि काश मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहजाद नवाज़ साहब को मुस्कुराते हुए देख लूँ। इन 2 एपिसोड्स में 3 या 4 बार वो मुस्कुराए, और ऐसा वो मुस्कुराए तो बेसिकली मुझे लगता है ये मेरी दुआ कबूल हुई है। ये जो ग़ुलाम को सब कुछ मिलने जा रहा है ये मेरी दुआ की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने पिछली बार दुआ की थी कि मैं चाहता हूँ कि जो जहादाद साहब हैं, बेसिकली तो मैं शहजाद नवाज़ साहब के लिए बोला, लेकिन जहादाद साहब की सूरत में शहजाद नवाज़ साहब को क्योंकि हमें मुस्कुराते हुए देखना था, मेरी दुआ को कबूल होना था, इसलिए ये सब जो वो इतने ग्रेशियस हो रहे हैं और बेनेवलेंट हो रहे हैं, बेनेवलेंट हो रहे हैं ग़ुलाम के ऊपर, वो इसी वजह से हो रहे हैं। ये मेरी बेसिकली मेरी दुआ कबूल है। एक सीन था बड़ा ज़बरदस्त जहाँ पे फूफो अम्मी जो हैं वो गाड़ी में बैठती हैं और ग़ुलाम जो है उनको लेके निकलता है, और जहाँ पे भी ये इनका गांव है, ये हमें अब पता चल गया कि ये कराची वाले बंगले में जा रहे हैं, क्योंकि जहादाद अंकल ने ये बोला कि यार गो टू कराची एंड ब्रिंग बादशाह होम। तो जब ये निकले वहाँ से, मैंने कहा यार आखिरी बार जब फूफो अम्मी घर से निकली होंगी 20-22 साल पहले, और अब वो 20-22 साल बाद घर से निकल रही हैं, क्योंकि उसके पहले तो वो बीच में तो वो निकली नहीं, अपने कमरे में ही थी जिसमें बाथरूम भी नहीं था उनके कमरे में। मैंने कहा यार अगर कोई और इनकी जगह होता तो सबसे पहला पोस्ट क्या लगाता इंस्टाग्राम पे या ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर? सबसे पहला पोस्ट अगर कोई और उनकी जगह होता, उसने ये लगाना था कि यार 22 साल हो गए हैं,
22 साल मैं घर में अपने कमरे में रही हूँ, लेकिन ये कराची की सड़कें नहीं चेंज हुई, ये वैसी की वैसी अभी भी टूटी हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार गुलाम बादशाह सुंदरी की दुनिया में एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेहतरी आई है और तब्दीली आई है, क्योंकि उन्होंने ये सड़कों के ऊपर कोई तबसरा नहीं किया, और जिन सड़कों पर वो जा रही थी वो एक्चुअली थी भी सही। लेकिन मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा यार कि कोई और उनकी जगह होता, मेरे जैसा कोई बंदा होता, वो कहता यार पहली बात तो इसको इस बात पे तब चढ़ती कि यार मैं 20-22 साल बाद कमरे से बाहर निकली हूँ और फिर भी ये देखोगे यार इन्होंने इस जगह की सड़कें नहीं बनाई। एक मुझे क्यूट सी थॉट आई, लेकिन शी इज़ टू बिजी, शी इज़ टू बिजी, शी इज़ टू फोकस्ड ऑन द गोल, आइज ऑन द प्राइज, एंड द प्राइज इज़ सुंदरी। बड़ा एक ज़बरदस्त सीन था जब जहांदाद साहब अपने घर आने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने नॉक किया। रात को जो पूरा एक सीन था, हमने देखा कि फुफो अम्मा और जहांदाद साहब के बीच में जो पूरी एक डिस्कशन होती है, जहाँ पे जहांदाद साहब ये ऑफ़र करते हैं फुफो अम्मा को कि तुम जाओ बादशाह को ले आओ और मैं तुम्हारी बेटी सुंदरी से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा, जिससे उन्होंने नाम भी बता दिया सुंदरी, बट आई थिंक फुफो अम्मा को ऑलरेडी सुंदरी का नाम पता था। उन्होंने बता दिया कि बेटी भी है, मेरे कब्ज़े में भी है, सब कुछ है, बट यू ओनली जस्ट मेक श्योर कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। इन दैट मोमेंट थोड़ा सा मैं रिवाइंड करना चाहूँगा, जब वो उस पर अपना फुफो अम्मा दरवाज़ा खोलने जाती हैं, मेरे जहन में जो सवाल आया वो ये है यार ये इतनी बड़ी हवेली है ये, और उसका भी इस बार हमने दोबारा शॉट देखा, इंसर्ट देखा हमने हवेली का, ना सिर्फ हवेली का इंसर्ट देखा, बीच बीच में हमने पूरा उस गांव का भी इंसर्ट देखा जो बड़ा खूबसूरत और एस्थेटिकली प्लीजिंग एक गांव है जिसमें बहुत सब्ज़ा है और ग्रीनरी और सारा कुछ है। मैंने कहा यार इनके घर के मुलाजिम और गार्ड्स कहाँ हैं? इतना बड़े इनकी जो हवेली है, इसमें इतने सारे जो मुलाजिम हैं, जो एक बार आपको याद होगा कि पूरे कॉरिडोर में जो फुफो अम्मा का पहला सीन था जब वो अपने कमरे से निकल के आई हैं, और मैंने ये बात इस्टेब्लिश की थी और आप लोगों को बताई थी कि भाई ये प्रूव किया गया कि उस राहदारी में जब वो अपने कमरे से निकल के आई हैं और जहाँ तक वो जहादाद अंकल को आके मिली हैं, 4 या 5 मुलाजमीन जो हैं वो घर के, वो कोई पोछा मार रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई खड़ा हुआ लेके, ये बताने के लिए यार ख़ानदानी ये जद्दी पुश्ती हवेली वाले और इनके घर में मुलाजिम है। तो जब वो दरवाज़ा वाला ये सीन हुआ कि फुफो अम्मा बेचारी खुद एक बुज़ुर्ग खातून हो गई हैं, वो 20 साल बेचारी ने तन्हाई में अपना वक्त गुजारा, और अब उनको आपने इस ड्यूटी पे लगा दिए कि बेचारी घर का दरवाज़ा खोलने पे मजबूर हो गई हैं। कहाँ गए घर के मुलाजिम? कहाँ हैं वो सब लोग? आप ये भी नहीं कह सकते कि यार वो जो बादशाह हमारा उसकी खुशी में शरीक होने के लिए, उसकी मेहंदी का जो फंक्शन हो रहा है या जो भी हो रहा है वहाँ पे गए हैं। कितने के लोग चले गए होंगे? वो भी मतलब एक अफसोस की बात है कि हमारे जो जहांदाद साहब हैं उन्होंने मिसेस जहांदाद फॉर जो हैं उनको भेज दिया अकेली को, बोला यार हमारा क्या काम है लेडीज़ में जाने का, तो तुम जाओ और ख़ुद ही जाके मैनेज कर लो। मिसेस जहांदाद क्यूट है। मिसेस जहांदाद ने बोला कि यार हर चीज़ लाइफ में जो है ये इसको गुलाम को पहले करनी होती है, हर चीज़ उसे मेरे बेटे से पहले चाहिए होती है, क्योंकि बता दिया मिस्टर जहांदाद ने, उन्होंने बता दिया, उन्होंने ये अच्छा है। मिस्टर जहांदाद की एक बात बहुत अच्छी है कि चाहे वो मिसेस जहांदाद हो सीनियर वाली, असली वाली, सलमा ज़फ़र के कैरेक्टर का क्या नाम है यार? ऐसा ना करें यार, मैंने पूरे 2.5 ड्रामे निकाल दिए सारे किरदारों का नाम याद रखते हुए, और एंड में आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे अब उनका नाम नहीं याद आएगा। तुझे नाम याद है शायद यासीन उनका? कौन सी बीवी हूँ? अबे यार सारे तो रिव्यू सुनता तो बैठ के भाई यार, देखें ना देखें आपने ये कर नजर जहांदाद की बीवी का, दूसरी कौन है? देखो लाजो का पता है यासीन को, भाई कमाल हो गया। दूसरी वाली का क्या नाम है? अबे यार देख यार यासीन, तूने मेरी वो ख़राब कर दी स्ट्रीक, गूगल पे ढूंढ यार फटाफट। अबे यार सारा मज़ा ही ख़राब हो गया। जहांदाद साहब इज़ अ मैन ऑफ ऑनर। उन्होंने अपनी बीवियों के, ना वो लाजो से झूठ बोलते हैं और ना वो जे से शुरू होता है, क्या है? अबे यार ना वो इन अपनी बीवी से झूठ बोलते, झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि यार क्या बात हो, हाँ उन्होंने पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा यार कि देखो इस तरह है, ये जो गुलाम है ये उसको पसंद करता है लड़के को, मैं इससे इसकी शादी कराने लगा हूँ, उसके बाद मैं इसको भेजने लगा हूँ DHA में बंगले में। तो वो जो है खातून उन्होंने माइंड कर लिया। उन्होंने बोला ये क्या बकवास होगी, हर चीज़ इसको मेरे बेटे से पहले चाहिए होती है। एक तो ये पैदा भी मेरे बेटे से पहले हो गया, पैदा भी वो कमबख्त मेरे बच्चे से पहले हुआ था।
क्यों हुआ ये मेरे बेटे से पहले पैदा? अगर ये अम्मा भी इस बात की जल्दी ना करती, उनको बेसिकली इस बात से प्रॉब्लम थी कि उनके मियाँ के दिल में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत है, तो आगे से जहादाद साहब ने बोला बस कर दो यार, खुदा को मानो, मेरी मरी हुई माँ को तो बख्श दो। तो आगे से वो कहती है मैं रोज बख्शती हूँ उनको। बख्शती हूँ सरकार, और दुआ भी करती हूँ। मैं रोज उनके लिए दुआ करती। इतनी देर में लाजो चल के आती। जब लाजो चल, सॉरी यार मैं खुद ही हंस रहा हूँ, पता नहीं आप लोग हंस रहे मेरे साथ या नहीं। इतनी देर में लाजो चल के आती है। लाजो चल के आती है, लाजो पे बरस पड़ती है आग की तरह। लाजो वो कहती है तुम्हें क्या लगा था? उस लाजो ने कहा जी साहब आपने मुझे बुलाया। कहती है खबरदार खबरदार, तुमने साहब से बात की। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? सरकार क्यों तुझे बुलाने लगे? हाउ डेयर यू, तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने तुम्हें बुलाया? नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया, और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि उन्होंने मुझे सब सच सच बता दिया। तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हारे मियाँ ज़्यादा हैं, तुमसे दिल की बातें करेंगे या तुम उनसे दिल की बातें करोगे और वो मुझे बताएंगे नहीं? मतलब इस पूरी क्रिटिकल सिचुएशन में भी जहाँ पे उनको इस बात पे शदीद गम और गुस्सा है कि भाई ये मेरे बेटे से पहले पैदा भी हो गया है और अब ये मेरे बेटे से पहले शादी भी करने जा रहा है, वहाँ पे भी उन्होंने लाजो को कहा कि आई एम वन अप, आई विल वन अप यू, क्योंकि ये जो जहादाद सर हैं इन्होंने मेरे से आगे पूरी बात की है और मुझे बात बताई है, पूरी शेयरिंग इज केयरिंग की है मेरे साथ, और तुम्हें ठेंगा है और ये तुम उठाओ कपड़े और ये सारा जेवर और ये लेके तुम चली जाओ और जाके अपनी जो होने वाली बहू है उसको पहना दो। यहाँ पे अब नेचुरली अगर आमना होती तो मेरा उनसे पहला सवाल ये होता कि आमना ये बताएं, आमना नहीं है मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आप लोग सारे ये बताएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, हाउ डिड मिसेस जहादाद साहिबा फिगर आउट कि वो जो लड़की जिसकी ग़ुलाम से शादी होने लगी है उसकी मेजरमेंट्स क्या है? ये आज का सवाल है आप लोगों के लिए। जब आप देखते हैं कि वो जोड़ा लाजो अम्मा ले के गई है वहाँ पे और लाजो अम्मा ने उसको कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लेके आया हूँ, और जो सुंदरी है वो जोड़ा उठाती है और वो अपने साथ नाप के लिए जब रखती है तो ऐसा लगता है यार ये सुंदरी की मेजरमेंट्स के मुताबिक ये जोड़ा बना हुआ है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में आप देख भी रहे हैं कि सुंदरी दुल्हन बनी हुई है, उसने वो जोड़ा पहना हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि बग़ैर उस लड़की को देखे लाजो मम्मा को, सॉरी मिसेस जहादाद को, ये तो लाजो भी मिसेस, तूने नहीं निकाला नाम क्या यार? तो कैसे? अब मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, आज आप लोगों ने मना किया, आपने बोला कि मैं फ़ोन उठाता हूँ आप लोग बोर होते हैं, मैं फ़ोन देके पूरा दिन पूरा टाइम फ़ोन नहीं उठाया आज, तो अब मैं मिसेस जहादाद बोलूँगा उनको, आप खुद समझिएगा। तो मिसेस जहादाद को मेजरमेंट्स कैसे पता चले? ये मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। इस सवाल का जवाब मुझे कौन देगा कि उन्होंने एग्जैक्ट मेजरमेंट के कपड़े भेजे हैं, और अगर ये कपड़े थोड़े से खुले होते फिर क्या होता, या अगर ये कपड़े तंग होते फिर क्या होता? ये मेरे जहन में एक सवाल आया। अभी आमना है नहीं, वरना उनसे ये सवाल का जवाब ज़रूर लेता। बहरहाल जो ग़ुलाम है उसकी एक छठी हिस्सा है वो चल रही है, वो चल इसलिए रही है, वो कह रहा है यार कि ये ऑल ऑफ दिस इज़ टू ईजी ब्रो, ये बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं और जो हमारी किस्मत है फूटी हुई उसके मुताबिक ये हो नहीं सकता। तो वो उसके दिमाग में डाउट ज़रूर हैं। और फिर अब जब उसको भेज दिया पप्पा ने, और पप्पा ने देखे नाम लिया उसका, उन्होंने कहा गुलाम मुराद अली समथिंग समथिंग, गुलाम मुराद मीर अली। तो वो कि यार कि पहले तो उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, उन्होंने कहा तुम बंगला ले लो मेरे से। गुलाम ने कहा नहीं मैं आपसे नहीं, बंगला मैंने नहीं लेना। वेल डन यासीन, यासीन के लिए तालियां बजाएं सारे। कैसे निकाला, याद किया या निकाला है उन्होंने? वेरी गुड वेरी गुड। साहिब जान, साहिब जान, अभी मैं लेकिन आगे निकल गया ना, अब साहिब जान से अब क्या फ़ायदा साहिब जान का नाम याद करने का। जहादाद ने ऑफ़र किया भाई तू बंगला ले ले यार, और तू अपनी वाइफ को लेके जा और माँ को लेके जा और वहाँ पे सेटल हो जा और रिलैक्स कर और कभी बस वापस मत आइयो। गुलाम कह रहे नहीं मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं आपने मुझे डॉक्टर बना दिया, थैंक यू वेरी मच, मैं बादशाह की गाड़ी चला ली, थैंक यू वेरी मच, बादशाह के कपड़े पहन लिए, थैंक यू वेरी मच, बादशाह का दिया हुआ फ़ोन मेरे पास है, थैंक यू वेरी मच, वो सारी चीज़ें ले लूँगा, बादशाह से पैसे ले लूँगा, जब मैंने सुंदरी के बाप का इलाज कराना था, बंगला नहीं लूँगा, ये मेरी खुददारी की लिमिट है। और फिर उन्होंने कहा यार अच्छा चलो मैं तुम्हें इस तरह से समझाता हूँ कि मैं तुम्हारे हक की वजह से नहीं तुम्हें दे रहा, इट्स अ गिफ्ट। हक समझ कर नहीं,
तोहफा दिया है। कि तुमने हमारी बड़ी खिदमत की है, तुमने गुलाम बादशाह की बहुत खिदमत की है, गुलाम बन के रहे हो उसके, तो मैं तुम्हें एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ। कहना नहीं, मेरी परंपरा के खिलाफ है, बंगला मैं नहीं लूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं कपड़े पहन लूँगा, फ़ोन ले लूँगा 5 लाख का, आईफोन है उसके पास, आपने देखा होगा पिछली एपिसोड में 3 कैमरों वाला, कम से कम 5 लाख का आता है। आप मेरे डॉक्टरी पे जितने आपने पैसे खर्च कर दिए वो कर दिए, आपने लाजो मम्मा और मेरे खाने पीने का जो भी ख्याल रखा वो आपने कर दिया। ज़ाहिर है हम जिस क्वार्टर में रहे हैं उसका बिजली का बिल जो भी चीज़ें आनी है वो आपने कर दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। दिस इज़ वेयर आई ड्रॉ द लाइन, घर में आपसे नहीं लूँगा। उन्होंने कहा यार अच्छा ये तो बहुत ही ढीठ है। उन्होंने कहा यार मैं तीसरा ऑप्शन तुम्हें दे दूँ। तीसरा ऑप्शन ये है कि यार ये जो लड़की है तुम्हारी बीवी होने वाली सुंदरी, इसका बाप मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। सुंदरी का बाप मेरा दोस्त था। एक सेकंड के लिए मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा यार अगर मिस्टर जहांदाद अपने अच्छे दोस्तों के साथ ये करते हैं कि उसकी मैयत जब आई घर पे और तो उसको गुलाम को बोला कि इसको लेके दफा हो जाओ और इस गांव में भी मेक श्योर कि इसकी तदफीन ना हो, तदफीन करो भी तो किसी और गांव में करो। अब कह रहे हैं वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त की बेटी है, आई ओवर अ हाउस। आई वाज लाइक जहांदाद साहब व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, आप अपनी बात पे कायम तो रहें। अब भी अगर आपकी वो अच्छी जिस दोस्त को जिसका आप कह रहे हो कि मेरे दोस्त की बेटी है, अच्छा उसको गुलाम ने भी क्वेश्चन नहीं किया, गुलाम के दिमाग में भी बत्ती ना जली और उसने भी ये ना पूछा कि अब यार पापा हैं तो आप मेरे पापा, पापा प्यारे पापा, जब आशिक की लाश आपके सामने पड़ी हुई थी तो आपने आशिक को इस गांव में दफन होने की इजाज़त ना दी, उसकी बेटी को अब आप एज अ गिफ्ट एक DHA में प्लॉट भी नहीं एक बंगला देने जा रहे हैं, वाई पापा वाई। तो मेरा थोड़ा सा हैरानगी मुझे भी हुई इस बात के ऊपर। लेकिन गुलाम जो बेसिकली मासूम लोग हैं ना, गुलाम, सुंदरी, लाजो, ये एक मासूम साइड है गुलाम बादशाह सुंदरी की। ये लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ये लोग हैं, गुलाम का तो नाम ही गुलाम है, तो उसका तो फितरत में या नेचर में क्वेश्चन करना तो है ही नहीं, वो बस सर झुका के जो उसको कहा जाता है वो मान लेता है। तो बहरहाल ये मैंने जब ये सुना कि जी उन्होंने बंगला ऑफ़र किया और उसके बाद फिर एंड में इवेंचुअली ये बात इस बात पे सेटल हुई, गुलाम ने कहा कि भाई वो आपका और उसका मामला है सुंदरी का, मैं इसमें कुछ नहीं बोलता, अगर आपने अपने दिल से सुंदरी को घर दे दिया तो ठीक है, फिर हम शिफ्ट हो ही जाएंगे उधर। फिर ये है कि उसका घर का बिजली का जो बिल होगा और जो बाकी का खर्चा होगा वो मैं खुद पूरा कर लूँगा अपनी डॉक्टरी की नौकरी के साथ। एज़ ऑलवेज़ एक ज़बरदस्त सीन था। देखें गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक मोतिया और बादशाह के बीच में हम कॉन्वर्सेशन ना देखें। एक सीन आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया होगा, प्यारा बादशाह जो है वो समुंदर के किनारे लेटा हुआ होता है, यूँ लेटा हुआ है समंदर की रेत के ऊपर और पानी जो है इज़ इंचिंग टुवर्ड्स हिम। मैंने सोचा यार ये इन्होंने कितना सेंसिबली शूट किया है। समुंदर है, समुंदर का क्या पता कब बिफर जाए, कब उसकी तेज़ लहर आ जाए। तो उन्होंने बादशाह को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बादशाह एक्चुअली में तो एक एक्टर हैं जावियार जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो क्योंकि इतना कन्विंसिंग ड्रामा कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि यार ये असल ज़िंदगी के लोग नहीं हैं, ये किरदार है, ड्रामे की दुनिया है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने जावियार के नीचे एक पत्थर रखा है, सर के नीचे। उन्होंने कहा कि ये पत्थर हो ताकि अगर एकदम समंदर का पानी तेज़ी से आए तो ऐसा ना हो कि कान में चला जाए समुंदर का पानी। तो उन्होंने पत्थर बीच में ज़रूर पीछे जावियार के सर के रखा। लेकिन इस मोमेंट पे एंट्री हुई मोतिया की बीच में। अच्छा एक मोमेंट ये भी आया कि बादशाह चला गया मोतिया के पास, वो भी हुआ है। वो मुझे अब इतना गुलाम बादशाह सुंदरी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी तो आई लूज़ ट्रैक कि यार ये शहर कौन सा है, ये मोहल्ला कौन सा है, ये कस्बा कौन सा है, ये घर किसका है। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो कभी कभी तो मैं उनको स्किप करके इग्नोर भी कर देता हूँ। लेकिन इस बार ये हुआ कि जो इसका बीच हाउस है जो कि ऑब्वियसली कराची पे है, कराची में अब पता चल गया मैं जिस बंगले में अभी आ भी रहे हैं और वो पहुँच भी जाते हैं, फुप्पो अम्मा और ग़ुलाम आ जाती वहाँ पे मोतिया। और मोतिया फिर वही अपने डायलॉग बाजी करती है कि हम आ गए और हम आपकी आशिक हैं और हम आपके बगैर कैसे रहेंगे और हम आपके लिए ज़मीन आसमान एक कर दें, आप बस हमारे हो जाएं, आप बस हमारे साथ चलिए, आप हम। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में इस बार एक बार आई थिंक बादशाह ने पूछ लिया मोतिया से, तुम मुझसे इतना इश्क करती हो, क्या वजह है,
उसने कहा हाँ हम आपसे बहुत इश्क करते हैं, आंखों में आंसू लेके। अब बात यह है कि गुलाम बादशाह सुंदरी आपने तो पता नहीं गौर से देखा है या नहीं देखा, मैंने बड़े गौर से देखा। आज से कुछ किस्तें पहले जब बादशाह अपने होशोवास में फिरता था तब भी सुंदरी से वो मिल चुका था और तब सुंदरी से उसको प्यार हो चुका था, लेकिन तब वो इतना दीवाना नहीं हुआ था सुंदरी के लिए। आपको तो याद होगा सुंदरी को उसने उठा भी लिया, उसको बांध भी दिया दरख्त पे, खुद छोड़ भी दिया, उसके बाद भी वो हैप्पीली एवर आफ्टर अपनी एक ज़िंदगी चला रहा था, वो सब कुछ सब चीज़ों के साथ ओके था। ये तो जो उसको अचानक ये जो दौरा पड़ा है कि अब वो अपने होशोवास में भी नहीं रहता, ये शायद उस वजह से अब उसको एक्स्ट्रा फील होना शुरू हो गया क्योंकि अब्बा ने कहा कि शादी कर लो किसी और के साथ। बट एक टाइम पे जब ये ज़माना था जब सुंदरी उसके आ गई थी ज़िंदगी में और बादशाह वाज प्रीटी मच चिल एंड ओके विद एवरीथिंग। मुझे अच्छी तरह से याद है उसने मोतिया के मुंह पे ये पॉइंट मारा था कि ये जो तुमसे मोहब्बत करती, मुझसे मोहब्बत करने का तुम दावा करती हो इसलिए करती हो कि मैं मिनिस्टर हूँ, याद होगा आप लोगों को भी। और तब मोतिया ने ख़वातीनो हज़रात 100% इस बात को एक्नॉलेज किया था और एडमिट किया था कि हाँ ये आपका रुतबा है जिस पे मैं मर मिटी हूँ, ये रुतबा है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब ऑल ऑफ अ सडन मोतिया ये भूल गई ये बात कि भाई मैं तो इसे इसलिए इस पे मर मिटी थी, इसे प्यार करती थी क्योंकि ये मिनिस्टर है ना। अब उसको जेन्युइन प्यार हो गया, अब उसको जेन्युइन, पहले उसको मिनिस्ट्री से प्यार था। और अगर मोतिया देखे ना, ये गहरी है स्टोरी टेलिंग, गहरी स्टोरी टेलिंग है इसमें। ये जैसे पुप्पो अम्मा ने भी कहा कि ख़ानदान को प्यार रास नहीं आता, इश्क रास नहीं आता, मोहब्बत रास नहीं आती। तो बेसिकली दिखाया ये गया है कि ग़ुलाम बादशाह सुंदरी की दुनिया में जिसको मोहब्बत और प्यार हुआ वो जेन्युइन हुआ, 2 नंबर प्यार नहीं होता यहाँ पे। ये इसका मकसद, ड्रामे का मकसद ही आप तक ये पहुँचाना है। इवन दो मोतिया को पहले बादशाह की मिनिस्टर होने से मोहब्बत थी, मतलब था कि बादशाह एक पावरफुल आदमी है, और अब जब बादशाह ने उसको ठुट करा दिया है, बादशाह ने उसको देखना गवारा नहीं किया और ये बार बार कहता है, अभी भी उसने कहा कि मुझे छूना मत। अब उसको मोतिया को बादशाह से और ज़्यादा प्यार हो गया क्योंकि द ड्रामा एट इट्स कोर इज़ अबाउट लव, आशिकी। कि आशिकी चीज़ क्या है? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। एक और बात अभी मैं, हाँ, ग़ुलाम बादशाह सुंदरी की जहाँ पे ये बात अच्छी है कि इश्क और आशिकी के ऊपर उसका फोकस है और वो आपको बताना चाहते हैं कि यार सच्चा इश्क क्या होता है, कैसे होता है, किन हालात में होता है। वहाँ पे हर एपिसोड में आप गौर से अगर देखा हो आपने, हर एपिसोड में एक सोशल इशू को भी हाईलाइट किया जाता है। पिछली बार एक बहुत मेजर इशू हाईलाइट हुआ, क्या था वो इशू? पिछली बार जो इशू हाईलाइट हुआ वो हाईलाइट हुआ फाइलिंग सिस्टम। उन्होंने कहा यार कि हम डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान को हम रोशन पाकिस्तान बनाएंगे। फाइलों का सिस्टम व्हाट द हेल, पुरानी बातें होंगी, हम इसको डिजिटाइज करेंगे, सारे सिस्टम चेंज करेंगे। इस बार उन्होंने क्या कहा, आपने मिस कर दिया होगा, मैंने नहीं किया। पीए साहब हैं, जो पीए साहब बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, कभी एक कॉलेज, कभी एक यूनिवर्सिटी, कभी एक दर, कभी दूसरे दर, कभी पुलिस स्टेशन, कभी ये बंदा, कभी वो बंदा। इस बार वो जाते हैं एक बंदे के पास, बंदा बैठा हुआ है, बात कर रहे हैं कि मुझे लिस्ट दे दो, आपने लिस्ट नहीं दी, प्रॉब्ली यूनिवर्सिटी का कोई बंदा। वो कहता है लिस्ट तो मैंने आपको दे दी थी, हाँ बट एक कुछ लिस्ट होती है उन लोगों की जो कि यूनिवर्सिटी छोड़ के चली गई। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कह रहा अच्छा यूनिवर्सिटी छोड़ के चली गई, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा वो बंदा होता है। और फिर आगे से जो पीए साहब हैं, गालिबन उनका नाम जमाल है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर ये मैंने नाम से ले लिया तो फिर तो मैंने अपने आप को भी सरप्राइज़ कर लिया। लेकिन जो पीए साहब हैं कहता है मेरी वो लिस्ट है लेकिन वो बंदा अभी छुट गया। पीए साहब फिर कहते असल में सर मेरा असिस्टेंट आज छुट्टी पर है। फिर वो करता है, कोई बात कहने लगे, फिर वो करता है, फिर पीए साहब करते सर वो इस बात को उजागर करने का मकसद क्या था? क्या मकसद इस बात को उजागर? मैं बताता हूँ, आपको नहीं समझेगा, मैं बताता हूँ। इस बात को उजागर करने का मकसद ये था कि अब क्या, कौन सा साल है? 2026, 6 साल हो गए, आप सब लोगों को भूल गए।
आप सब लोगों को भूल गया है कि हमने आज से 5 साल पहले एक ऐसा वक्त भी देखा है कि जहाँ पे एक बंदे के छींकने और खांसने की वजह से दूसरे बंदे को बहुत सख्त किस्म की शदीद किस्म की बीमारी लाक हो सकती थी। उस बीमारी का नाम था कोविड, उसका नाम था कोरोना। उस बीमारी की वजह से लॉकडाउन लग गए, उस बीमारी की वजह से लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं, दुनिया के हालात बदल गए। और अब जब कोई खांस रहा है, आप लोग बगैर उसको ये तलकीन भी नहीं करते कि मास्क लगा लो। आप लोग उसकी सोबत में उसी तरह बैठ जाते हैं मुंह निकाल के, और अगर वो खांसते तो फिर खाली यूं कर देते हैं। नहीं, यूं करने से कुछ नहीं होगा। आपको बंदे को कहना पड़ेगा कि भाई साहब मास्क लगाएं। ये था इस पूरे सीन का मकसद, जो पीए साहब थे वो उस बंदे को कहना भूल गए। और बंदे ने भी बाद में स्लिप कर लिया, उसने कहा कि ये मुझे खांसी हो रही है, ये अस्थमा की वजह से हो रही है, ये इसलिए नहीं खांसी हो रही कि मेरी जो है वो मुझे कोई नज़ला या ज़ुकाम है। और वो कहता है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अब वो बंदा था उसको उंगलियों पे नाम याद हैं सबके, वो आज आया नहीं है, तो वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बंदा कहता है, तो जो पीए साहब हैं वो कहते हैं ठीक है। अब नेचुरली ये बंदा खांस रहा है, मुझे अस्थमा है, मेरी तबीयत ख़राब है। यू वुड अज्यूम कि जैसे पीए साहब उठ के गए ये उठ के चला जाएगा, नहीं, वो वहीं पे बैठा है अपना काम कर रहा है। पीए साहब चले जाते हैं और पीए साहब को याद आता है। अभी अगर आपको ये बातें बोरिंग लग रही हैं, अगर आपको ये बातें लग रही हैं कि ये फजूल हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हमें ये दिखाए गए सीन, मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा। उसके बाद पीए साहब का एक बाकायदा सीन आता है गाड़ी में, जहाँ पे उनको ये फ्लैशबैक आता है और उनको ख्याल आता है, हाँ उसने तो ये मुझे कहा कि यार इसका तो उसकी फिंगर टिप्स पे है सब कुछ, तो मैं फिर उससे उसका नंबर क्यों ना ले लूँ। ओहो, वापस से खांसी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, दोबारा खांसी सुनने के लिए जाना पड़ेगा। वापस उसकी खांसी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अस्थमा की बात नहीं, बात ये हुई यार सोशल अवेयरनेस कि आजकल के दौर में अगर कोई खांसे तो आप अपने पास एक मास्क रख लें, 2 मास्क रखें, एक अपने पास रखें, एक एहतियातन इस सिचुएशन के लिए रख लें, ताकि अगर कोई और खांस रहा है आपके पास, और क्योंकि अब तो कोई मास्क पहनता ही नहीं है, यही तो उजागर करने की बात कोशिश की गई है, तो एक मास्क आप उसको भी दें। ये इसका क्रक्स, ये इसका मेन मकसद। बहरहाल मुर्ग जो है वो एक्साइटेड है, वो अपनी सहेलियों को, घर के बच्चों को डांस सिखा रही है अपनी मंगनी के लिए, शादी के लिए। और जो पप्पा हैं, पप्पा ने कहा भाई आग लगेगी, अब आग लगेगी बस्ती में। वो बेसिकली देख के आए थे उस दिन आग लगेगी बस्ती। उन्होंने कहा यार कि अब इस बार अगर मेरी बेटी की शादी ना हुई, हर बार हम कुर्बानी देते हैं, पहले जो है वो हुआ पूरा इंसिडेंट मेरे भाई के साथ हुआ, हाँ भाई के साथ हुआ, उनके भाई के साथ हुआ, जब उसने फूफू अम्मा ने मना कर दिया शादी करने से। उन्होंने कहा अब अगर मेरी बेटी के साथ मैंने डायरेक्ट बादशाह के इधर गोली मारनी है, और फिर ऐसी की तैसी। वो कह रही क्या हो गया यार, आपकी बहन का बेटा, बीवी कहते भाड़ में जाए बहन का बेटा, मैंने नहीं छोड़ना। उससे पहले उन्होंने ये कहा कि यार शॉपिंग करने बादशाह नहीं तुम्हें लेके जा रहा, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें ले जाता हूँ शॉपिंग करने। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस चीज़ पे मेरी बेटी हाथ रखेगी खरीद लेंगे, चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, जिस चीज़ पर वो हाथ रखे वो इसी की हो जाए। फिर माँ ने कहा यार क्या ज़बरदस्त आदमी है ये, इनको लगता है कि पैसे से पूरी चीज़, सब दुनिया सही हो सकती है, पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। उन्होंने अंडर हिज ब्रेथ ये बात भी बोली, उन्होंने बोला एक बार ज़रा शादी हो लेने दो, फिर मैं जायदाद को बताऊंगा कि पैसे से क्या क्या ख़रीदा जा सकता है, फिर मैं बताऊंगा उसे इस पैसे से क्या क्या हो सकता है। उससे मुझे ये ख्याल आया कि ये जो पार्टी है ना, जो साहब जान वाली घराना है, ज़ाहिर साहब जान के भाई हैं, ये बेसिकली फुली लोडेड लोग थे। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि पैसा सारा इनके पास था, ये जायदाद जो थे ना थोड़े हल्के थे, वरना बिलीव यू मी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हो सकती जहाँ पे जायदाद जैसे बंदे को साहिब जान जैसी औरत के साथ मोहब्बत हो जाए। साहिब जान केम विद अ लॉट ऑफ मनी, विद अ लॉट ऑफ लैंड, और उस वजह पे, उस बुनियाद पे जायदाद ने ये एक्ट पुट अप किया कि मुझे साहिब जान से मोहब्बत है, और वो साहिब जान जो है फेल फॉर इट। बट एज आई ऑल्सो सेड दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट इश्क एंड आशिकी, सो मे बी जायदाद डिड इवेंचुअली फॉल इन लव विद साहिब जान। एंड इवन दो ही क्लेम्स के मैंने गुलाम को बताया, उसने बताया गुलाम को, उसने कहा तुम्हारी माँ से मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, ना तुम्हारी माँ से मैंने शादी की,
तुम तो जल्दी करने थी जाओ, तुम मेरी माँ की जल्दी करने थी जाओ। बट दिल में आई थिंक ये जो पूरा उन्होंने घर लेके देने और ये सारा जो बंगला लेके देने, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा कट आएगा क्योंकि बैटरी ख़त्म होने वाली थी। मैं कह रहा था कि जहांदाद ने गुलाम को ये बात बोली कि तुम्हारी माँ से मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता था, वो तो मेरी माँ को तुम्हें लाने की जल्दी थी, तो तुम जल्दी में आए तो इस वजह से हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिकॉज द ड्रामा इज़ ऑल अबाउट लव, तो मैं भी लाजो माँ को भी जहांदाद साहब प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो पूरा बंगले की कहानी हो रही है, ये सब हो रहा है कि यार मैं तुम्हें सेटल कर दूंगा सब कुछ, ऑब्वियसली सारा गुलाम के लिए, सुंदरी के लिए तो नहीं हो रहा ना, लाजो के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट तो है ना फिर जहांदाद साहब के दिल में। एनीवे, 2 चीज़ें हमने जहांदाद साहब को मुस्कुराते हुए देखा, और इस एपिसोड में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहांदाद साहब को हमने शॉल के भी बगैर देखा, खाली वेस्ट कोट पहनी हुई थी शलवार कमीज में। ये भी एक अच्छी खुशाइंद मूवमेंट हुई। आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, एंड में एपिसोड के जो हमारा भाई है बादशाह, उसको फुफ्फो अम्मा ने अपने दुपट्टे का वास्ता दे के रोक लिया है। बादशाह तो इन चक्करों में था कि वो निकल जाएगा। सुबह मेरे ख्याल में वो पिया हुआ था, थोड़ा सा टुन था। रात को जब उसका नशा वशा उतरता है तो वो कहता है कि यार मैं फुफ्फो अम्मा को बताए बगैर निकल जाता हूँ घर से। तो जैसे ही वो निकलने लगता है, देखता है सीढ़ियों के नीचे फुफ्फो अम्मा ने एक लेटर रखा होता है और दुपट्टा रखा होता है कि बेटा फुफ्फो अम्मा की बात मान लो। एक्सक्यूज़ मी, यासीन ने मुझे अभी बताया 1.5 घंटा हो गया है। दैट्स क्वाइट लॉन्ग यार, सोलो रिव्यू कैसे कर लिया मैंने इतना लंबा। बट एनीवे, वो जब उसने वो देखा नोट तो अब वो रुक गया ऑब्वियसली। और फुफ्फो अम्मा मेरे ख्याल में इतनी कन्विंसिंग तो है, और उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हारे अब्बा को पता है कि सुंदरी कहाँ है और तुम्हारा अब्बा सुंदरी से मेरी मुलाकात करा देगा, तो तुम एक काम करो बेटा मेरे साथ चलो। अब ये फुफ्फो की खातिर ज़ाहिर है गुलाम बादशाह जो है वो चला जाएगा घर। वहाँ पे चल के आप जैसे साइमल्टेनियसली गुलाम के दिमाग में अब ये सवाल आ रहा है भाई कि मैं कैसे बादशाह को इस हालत में दे सकता हूँ। बादशाह के ने मेरे ऊपर इतने एहसानात किए हैं। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, मैंने कहा यार तेरा ऊपर एहसान करना नहीं था उन्होंने, तुझे पैदा किसने किया है? जहांदाद और लाजो ने। अब और लाजो को उन्होंने उठा के कचरे के ढेर में फेंक दिया पीछे क्वार्टर में कि भाई जाओ अपनी ज़िंदगी जियो जैसे जीनी है, और उसको काले और सफ़ेद कपड़े पहना के छोड़ दिया। ओ भाई तो तुम्हें ज़िंदगी, अब तुम आ गए और तुम्हारा वो बाप है तो उसने ही इज़ नॉट डन यू एनी फेवर्स यार, कम ऑन। हर चीज़ को इतना वो क्यों ले लेता गुलाम? लेकिन उसकी परवरिश ऐसे हुई ना गुलाम की, खुद ही मैंने जवाब दे दिया अपने आप को कि उसको उसकी मेंटालिटी में उन्होंने ये इनग्रेन करके रखा है कि तुम एक ग़ुलाम हो। उसका नाम ही जो ग़ुलाम रख दिया, तो बेचारा क्या करे। अगर कोई और होता गुलाम की जगह, वो क्वेश्चन करता इस बात को, कहता मेरे पे कौन सा एहसान किया यार, आई डिडंट आस्क फॉर टू बी बॉर्न टू जहांदाद। मैंने तो नहीं कहा था जहांदाद को कि लाजो अम्मा को तुम निकाह में ले लो अपने, तो अब निकाह में लिया तुमने, और फिर अगर मैं उसके रिजल्ट में अगर मैं पैदा हो गया तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है यार? थोड़ा सा मेरे ख्याल में गुलाम को स्टैंड लेना चाहिए, और शायद इवेंचुअली ले भी ले। सुंदरी को हमने इस बार को ख़ास इतना नहीं देखा, वो एक सीन था मैं कुछ मिस, हाँ वो तो हमने जो बात कर जो लिया आइकॉनिक। इतना लंबा ये रिव्यू हो गया, मुझे लग रहा है ये पिछले रिव्यू की बात थी जो उन्होंने हाथ जोड़ के जो दुआ मांगी थी। मेरे ख्याल में ऑन दैट नोट ख़वातीनो हज़रात आपसे इजाज़त ले लेनी चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया। कोई चीज़ मिस हो गई हो तो माफ़ कर दिएगा, और अगर ये रिव्यू दोबारा आपको बोरिंग लगा और ख़बरनामे जैसा लगा तो भी पायन माफ़ कर देना। कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको फिर से मेरा ये सोलो रिव्यू ना देखना पड़े, और इंशाल्लाह अब सिंस आमना इज़ रीच्ड अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगला जो रिव्यू होगा वो आमना के साथ ही शूट करेंगे। ख़वातीनो हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखेंगे। इंशाल्लाह सी यू ऑन सैटरडे, तब तक खुदा हाफ़िज़।